हेलो एवरीवन। तो वी विल डिस्कस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है ना, इसका फॉर्मेट है वो मेन जो आपको समझना है। ठीक है ना, इसका फॉर्मेट बहुत लॉजिकल है। कोई भी चीज़ को हम लोग ऐड कर रहे हैं या लेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब चीज़ एकदम लॉजिकल है। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, कि कोई चीज़ लेस क्यों हो रहा है, ऐड क्यों हो रहा है। नहीं तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपने सुना होगा, ठीक है ना, जनरली कि ये फॉर्मेट रट लो, है ना, या फिर आपको दिखा देगा कि ये ऐड हो रहा है, ये लेस हो रहा है, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो स्टूडेंट्स को करते 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 याद हो जाता है वो चीज़। तो एक तरीक़े से वो मगअप है ना। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि आप मगअप करो। हाँ, अल्टीमेटली जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग जो हमने देखा है, तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग मतलब क्या हो गया कि ठीक है, वो इजी है बहुत, क्योंकि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स, उसमें जब भी पैसा लगेगा तो मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और जब हम लोग का फाइनेंसिंग मतलब कंपनी जब अपने लिए फ़ंड जुगाड़ कर रही है, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल से हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से हो, चाहे वो बोरिंग से हो, चाहे वो डिवेंचर्स हो, लोन हो, तो ये सब क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस मतलब जो अपना बोरिंग हो गया, या फिर शेयर इशू करना हो गया, डिवेंचर्स इशू करना हो गया, तो फाइनेंसिंग एंड उससे रिलेटेड खर्चा, क्योंकि हम लोग अगर लोन ले रहे हैं या फिर कैपिटल इशू करें तो अल्टीमेटली हम लोग का खर्चा है ना, चाहे तो उसको डिविडेंड देना पड़ेगा या तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा या वैसा कुछ है। तो इन फाइनेंसिंग करने से क्या होता है, अपना अल्टीमेटली कुछ खर्चा होता है। तो फाइनेंसिंग और उससे रिलेटेड खर्चा हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा देते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब हो गया पैसा इन्वेस्ट करना, चाहे आप फिक्स एसेट्स में करो या किसी कंपनी का, दूसरे कंपनी का शेयर्स खरीद लो, म्यूचुअल फंड्स खरीद लो। अब इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, अर्निंग होता है जनरली। तो इन्वेस्टमेंट करना प्लस उससे जो अर्निंग आएगा वो सारा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाता है। इन दोनों चीज़ के अलावा, जैसे मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड आता है। ये मैं पुराना फॉर्मेट में ऐसे दिखा रहा हूँ समझने के लिए, हालांकि आपको पता है आजकल वर्टिकल फॉर्मेट बनता है। शेयर होल्डर्स फंड आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी आता है, करेंट लाइबिलिटी आता है, फिक्स एसेट्स आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। ये दोनों आपने नए फॉर्मेट में नॉन करेंट एसेट के हेडिंग में पढ़ा होगा, और एक करेंट एसेट आता है। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ, देखो एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोलूँगा 100% ये राइट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब क्या होता है, लोन होता है ना। अब आप लोग क्या बोलोगे, भैया लोन भी तो फिर फाइनेंसिंग है। बिल्कुल फाइनेंसिंग है। ये ब्रॉडली समझने के लिए बहुत अच्छा शॉर्टकट है कि भाई ये दोनों हैं कंपनी का फंड्स, जहाँ से कंपनी पैसा जुगाड़ करती है, या मालिक से या फिर लोन लेके। तो ये दोनों अपना चला जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कंपनी ये दो जगह पैसा इन्वेस्ट करती है, या तो फिक्स एसेट्स में या फिर इन्वेस्टमेंट में, तो ये चला गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। एंड रिमेनिंग बिजनेस में जो भी कुछ होगा, वो ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस ऑपरेशन। ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस ऑपरेशन। जैसे अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, आप बोलोगे भैया ये तो फिर करंट लाइबिलिटी में आ रहा है, आपके हिसाब से ये ऑपरेटिंग आना चाहिए। नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है इसमें, मैं मानता हूँ ये शॉर्टकट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो यही है कि शॉर्ट टर्म बोरिंग कहाँ आता है, करंट लाइबिलिटी में, लेकिन है क्या ये, बोरिंग, लोन है। लोन एक तरीक़े से लोन है, तो लोन तो चला जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो एक छोटा मोटा इसमें प्रॉब्लम है, ये शॉर्टकट है। बाकी ये शॉर्टकट बहुत आपके काम आने वाला है, किसी को नहीं पता होगा, पक्का बात है ना, क्योंकि ये मेरा खुद का इन्वेंट किया हुआ है। ठीक है ना, ये मेरा खुद का इन्वेंट किया हुआ शॉर्टकट है। तो आपको कहीं और नहीं दिखेगा कि कोई और टीचर ऐसे बता रहा है। ऑब्वियसली उनका दूसरा तरीका हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है जो एग्ज़ाम में आपके काम आ सकता है। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मेरे को नहीं लगता इस पर कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। बाकी हम लोग सेम्स करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। मेन अपने को जो देखना है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने क्लास में स्टार्ट किया था, वैसे मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि सोचो ये PL है मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वापस से मैं लिख रहा हूँ क्या क्या चीज़ आता है ब्रॉडली, जो मेरे को काम आएगा वही सब चीज़ मैं लिखने वाला हूँ। ज़्यादा बकवास करके फ़ायदा नहीं है, नहीं तो यहाँ तो हज़ारों आइटम आ जाएंगे खर्चा के। ये स्टार्ट होता है बाई ग्रॉस प्रॉफिट से, ये स्टार्ट होगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट से। अब बताओ क्या क्या इनकम हो सकता है। डिस्काउंट रिसीव्ड, जो आप लोगों ने क्लास में बोला था वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, हालांकि हमने ऑलरेडी ये क्लास कर लिया है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को रिवाइज़ हो जाए कि हाँ वो क्या किया था हमने उस क्लास में। डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, इंसेंटिव रिसीव्ड हो सकता है, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड हो सकता है कि नहीं, बताओ। हाँ हाँ भैया, हाँ हो सकता है। और इसमें और क्या इनकम हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ ये भी हो सकता है। बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, हाँ भैया हो सकता है। बाई डिविडेंड रिसीव्ड, भैया डिविडेंड तो कंपनी देती है ना, रिसीव कैसे कर रही है। अगर हम लोग किसी दूसरी कंपनी का शेयर्स खरीदेंगे
जब हमारा कंपनी का शेयर्स इशू होगा तो उन मालिकों को हम लोग प्रॉफिट कैसे देंगे? डिविडेंड नाम से। लेकिन आपने अगर किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा है, अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है पैसा, तो वो आपको प्रॉफिट कैसे देगा? डिविडेंड के रूप में देगा। तो डिविडेंड आपको मिल सकता है। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड मिलेगा। आपने खुद का कंपनी का शेयर इशू किया है तो आपको देना पड़ेगा डिविडेंड। क्लियर है ना? ठीक। बाई रेंट रिसीव्ड, तो मेरे ख्याल से इतना से आपको समझ में आ जाएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। ये हो गया इनकम्स। ये इनकम हो सकता है। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट में तो आ ही गया, सेल वाला इनकम तो मेन आ ही गया उसमें। ट्रेडिंग वाला जो सेल परचेज का जो नेट ऑफ करके जो इनकम आता है वो तो यहाँ ले लिया मैंने। अदर इनकम क्या क्या हो सकता है, एक मोटा मोटी मैंने एक अंदाज लिख लिया, ये हो सकता है। अच्छा, खर्चा में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो सकता है, हाँ भैया हो सकता है। टू सैलरी एंड वेजेस हो सकता है, हाँ भैया हो सकता है। टू कैरेज हो सकता है। टू डेप्रिशिएशन, हाँ भैया ये भी एक खर्चा है, डेप्रिशिएशन। एकदम फोकस करना प्लीज़, एकदम फोकस टूटा तो ये फिर फॉर्मेट आपको रटना पड़ेगा, फिर मेरे पास उपाय नहीं रहेगा आपको समझाने के लिए। टू और क्या लिख सकते हैं आपने बताओ भैया? टेलीफोन एक्सपेंस या ट्रैवलिंग ले लो। चलो भैया दोनों अलग अलग है, चलो अलग अलग ले लो, कोई बात नहीं। ट्रैवलिंग अलग से ले लो, ट्रैवलिंग अलग, टेलीफोन अलग। अच्छा, कोई भी इंटेंजिबल एसेट को हम लोग राइट ऑफ करते हैं अगर, जैसे टेंजिबल एसेट जो होता है जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, उनका जब हम लोग वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स। और जब इंटेंजिबल एसेट को क्या करते हैं हम लोग? एमोटाइज करते हैं, ठीक है ना? एमोटाइजेशन, उसको बोलते हैं एमोटाइजेशन। डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, एमोटाइजेशन बोलते हैं। और जब मैंने आपको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट करवाया था बैलेंस शीट का, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था एकदम, वहाँ पे मैंने लिखवाया भी था खर्चा में डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। डेप्रिसिएशन का मतलब फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट का वैल्यू गिरना, और इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, या फिर आप इसे लिख सकते हो एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन का मतलब होता है इंटेंजिबल एसेट का जो वैल्यू गिरता है ना, जैसे पेटेंट का हो गया, ट्रेडमार्क का हो गया। अब सोचो आपने किसी कंपनी का नाम का ट्रेडमार्क लिया है तो किसी ऑफिस में रजिस्टर किया होगा, गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वो 5 साल के लिए आपने रजिस्टर किया और उसने आपको आपने 50,000 रुपीज़ दिया, तो 5 साल में तो धीरे धीरे ये वैल्यू घट जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ट्रेडमार्क आपका। तो आप क्या करोगे? हर साल 10-10 हज़ार करके इसको राइट ऑफ कर दोगे और 5 साल में ट्रेडमार्क खत्म हो जाएगा। जैसे एसेट होता है, अगर आपने 1 लाख में कार खरीदा है तो आप क्या बोलते हो? यार ठीक है 10 साल चलेगा, हर साल 10-10 हज़ार डेप्रिशिएट कर दो, खत्म हो गया। वैसे ये सब होता है इंटेंजिबल भी, है ना? इंटेंजिबल में भी सोचो, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, आपने 5 साल के लिए रजिस्टर कर रखा है एक नाम गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट आपको 5 साल का वैलिडिटी दे रहा है और 50,000 रुपये लगाए, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है यार हर साल 10-10 हज़ार राइट ऑफ कर लो, ठीक है ना? क्लियर है? और क्या खर्चा हो सकता है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं? इंटरेस्ट पेड, अगर मैंने इंटरेस्ट दिया है तो, अगर मैं लोन लूँगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट पेड, या फिर सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिख सकते हो आप लोग। और क्या होगा बताओ? और भैया ये हो सकता है, ये है, ठीक है, मोटा मोटी यही लग रहा है हम लोग का खर्चा। और भी आप कुछ खर्चा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, राइट? तो यहाँ पे अपना आ जाता है टू नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है? अभी तक मैंने कैश फ्लो स्टार्ट नहीं किया। अगर फॉर्मेट वाइज आप अगर देखोगे, अभी तक मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे बना है, और कैसे बना है वो भी मैं अभी तक मैं सिर्फ पीएल याद करा रहा हूँ, क्योंकि पीएल ऐसा बनता था, याद है कि नहीं आपको? हाँ भैया याद है, तो चलो ठीक है, फिर अच्छी बात है, याद है तो ये पीएल बन गया। अब इसके नीचे बनता है पीएल अप्रोप्रिएशन। जैसे आपने पार्टनरशिप में सीखा होगा पीएल अप्रोप्रिएशन। आजकल पीएल अप्रोप्रिएशन बनता नहीं है, हालांकि आजकल रिजर्व एंड सरप्लस में ही हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में, जब बैलेंस शीट के साथ हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं ना, वहीं पे प्लस माइनस करके दिखा देते हैं। हालांकि आप इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन याद करो, पार्टनरशिप वाला क्या करते थे हम लोग? भैया यहाँ से स्टार्ट करते थे बाई नेट प्रॉफिट, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, वैसे नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्यों आया मैं रटवा नहीं रहा हूँ, इधर का इधर, इधर का इधर, है ना? ठीक, ये क्या हो रहा है? सोचो पीएल एक अलग अकाउंट है, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक अलग अकाउंट था, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल एक अलग अकाउंट है, पीएल अप्रोप्रिएशन एक अलग अकाउंट है। अगर पीएल अकाउंट में स्टार्टिंग में आपका प्रॉफिट है तो आपका क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट होगा ना। पीएल क्या होता है? एक नॉमिनल अकाउंट है, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड से स्टार्ट किया। पीएल अप्रोप्रिएशन भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट एक तरीके से। तो अगर मेरे पास प्रॉफिट है या लॉस है, मेरे पास प्रॉफिट है तो मैं क्रेडिट साइड से स्टार्ट करूँगा, इसलिए यहाँ से आता है। ऐसा नहीं कि इधर से इधर आता है, इधर से इधर आता है, वो रटना नहीं है आपको। लॉस होगा तो इधर से इधर आएगा, वैसे नहीं है। और लॉस है तो पीएल अप्रोप्रिएशन, लॉस कहाँ से स्टार्ट होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, तो क्रेडिट ऑल इनकम, मैंने इनकम से स्टार्ट किया। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अब ध्यान दो कि हम लोग को ये देखना है कि
एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट को मालिकों में बांटना, या फिर उस प्रॉफिट को बांटना अल्टीमेटली। अगर सिर्फ मैं पार्टनरशिप की बात करूंगा तो पार्टनरशिप में बोलते हैं हम लोग कि एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट को बांटना। प्रॉफिट तो हमने कमा लिया, अब वो प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करो, मतलब बांटो, है ना, उसको यूज़ करो। कैसे आप यूज़ करोगे उस प्रॉफिट को? खर्चा की बात नहीं कर रहा हूँ, उस प्रॉफिट को किसको किसको देना है अपने को। अब जैसे ये कंपनी है तो कंपनी में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा आपका पार्टनरशिप से। अब देखो कंपनी में अपने क्या करेंगे भैया, कंपनी में हम लोग को टैक्स भी देना पड़ता है, तो यहाँ पे लिख लो 2 प्रोविज़न फॉर टैक्स। जो प्रॉफिट आप कमाओगे उससे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, तो ये हो गया प्रोविज़न फॉर टैक्स। ये कौन सा साल का है? करेंट ईयर का। अच्छा, करेंट ईयर का टैक्स आप कब देते हो? भैया इस साल का टैक्स हम लोग नेक्स्ट ईयर देंगे। आप खुद ही सोचो ना, इस साल आपका मार्च ख़त्म हो गया, अब मार्च ख़त्म होगा उसके बाद आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कितना टैक्स देना है। सोचो ये 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक का बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं। आपको कब पता चलेगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया? ऑब्वियसली 31 तारीख के बाद पता चलेगा। आप बैलेंस शीट पीएल बनाओगे, सब कुछ बनाओगे, तभी तो आपको प्रॉफिट पता चलेगा। अब आपको टैक्स देना है इस साल का, 2019-20 का आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को। आप कब दोगे बताओ? 31 मार्च तक तो आपको पता ही नहीं है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। इसके बाद आप कंप्लीट करोगे अपना अकाउंट्स, बैलेंस शीट पीएल बनाओगे, तब जाके पता चलेगा। तो मे बी अप्रैल मई जून में पता चलेगा जाके। तो आप इस साल का टैक्स कब दोगे? अगले साल। समझ में आ रहा है? इस साल का टैक्स अगले साल देते हैं, अगला साल का टैक्स उससे अगला साल देंगे। और इस साल में कौन सा टैक्स दिया हुआ होगा? पिछले साल का। मतलब सीधी सी बात है, टैक्स हम लोग एक साल बाद में देते हैं। आज का टैक्स नेक्स्ट ईयर का टैक्स उससे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि कैलकुलेट करने में टाइम लगता है ना। अब जैसे ये 19-20 है, इसका मैं प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, सब कुछ करूँगा, तो हो सकता है अप्रैल मई जून हो जाए, 3 महीना लग जाए, हो सकता है अप्रैल में हो जाए। तो आप पीछे जाके तो दे नहीं सकते ना टैक्स पेमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नेक्स्ट ईयर पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद 2 डिविडेंड, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड। हालांकि आजकल प्रपोज बोल के कुछ होता नहीं है, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड मतलब अब प्रॉफिट भी। अब आप मालिक को जो प्रॉफिट दोगे, जो शेयर होल्डर्स को, या मालिक कौन? कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। ये रहा शेयर होल्डर कंपनी का मालिक है। देखो बाहर वालों को तो आपने पैसा दे दिया, नॉन करेंट लाइबिलिटी जो था उसको तो आपने इंटरेस्ट दे दिया। अब मालिक को क्या दोगे? डिविडेंड। कहाँ से दोगे? प्रॉफिट से। अब प्रॉफिट मैं कौन सा साल का दे रहा हूँ बताओ? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सिर्फ डिविडेंड, या फिर लिखता हूँ मैं फाइनल डिविडेंड, ये मैं कब दूंगा? भैया वही बात हो गई टैक्स वाली। आप 2019-20 में कमा रहे हो, आपको तो प्रॉफिट पता चलेगा अगले साल जाके, क्योंकि आप अगले साल अप्रैल मई तक जाके जब बुक्स फाइनल करोगे तब आपको पता चलेगा आपने कितना कमाया। तो हम लोग डिविडेंड भी कौन सा देते हैं? लास्ट ईयर का। या फिर इस साल का डिविडेंड कब देते हैं? नेक्स्ट ईयर। सीधी बात है, टैक्स और डिविडेंड कैलकुलेट तभी होगा जब प्रॉफिट निकलेगा। जब आपको प्रॉफिट पता चलेगा टोटल, तभी तो आप डिविडेंड दोगे, तभी तो आप टैक्स दोगे गवर्नमेंट को। जब तक आपको पता ही नहीं है कि इनकम कितना है, तो आप टैक्स कैसे दे दोगे सरकार को? आप प्रॉफिट कैसे बांट दोगे जब तक आपको पता ही नहीं है कि प्रॉफिट कितना है? ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? टैक्स और डिविडेंड देने के लिए 1 साल का वेट करना पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हो 3-4 महीना। मतलब मार्च खत्म हो गया, उसका नेक्स्ट ईयर आप पेमेंट कर पाओगे, चाहे अप्रैल में करो, मई में करो, जून में करो, जुलाई में करो, है ना। एक टाइम रहता है गवर्नमेंट का फिक्स, सितंबर तक का गवर्नमेंट टाइम देती है, ठीक है ना, 6 महीना गवर्नमेंट टाइम देती है, तो उसके अंदर आप पेमेंट देते हो। मतलब सीधी सी बात इतनी है कि इस साल का टैक्स आप नेक्स्ट ईयर देते हो, नेक्स्ट ईयर का टैक्स आप उससे नेक्स्ट ईयर देते हो। समझ में आ रहा है? बताओ इस साल आप कौन सा टैक्स दोगे? पिछले साल वाला। इस साल आप कौन सा डिविडेंड बांटोगे मालिक को? पिछले साल वाला। क्योंकि पिछले साल वाला हिसाब तो इस साल में हुआ होगा, पिछले साल आपने कितना कमाया वो हिसाब तो यहाँ पे हुआ होगा अप्रैल में जून में, तो आप इस साल दो। समझ में आ रहा है? हर साल का टैक्स और डिविडेंड वो है नेक्स्ट ईयर पेमेंट होता है, कोई भी साल का, ठीक है ना। क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, जब तक प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा नहीं तब तक कैसे होगा। 2 इंटरिम डिविडेंड। अब भैया ये क्या डिविडेंड आ गया? इंटरिम डिविडेंड। बताओ ये भैया क्या हो गया? देखो नाम से क्या लग रहा है? इंटरिम मतलब बीच में, इंटरिम है ना, बीच का पीरियड में। देखो ऐसा है, टैक्स के लिए भी एक चीज़ होता है एडवांस टैक्स बोल के, है ना, तो मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन एडवांस टैक्स आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए एडवांस टैक्स आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। हालांकि इंटरिम डिविडेंड मैं समझाता हूँ आपको क्या है। सोचो कि आप लोग प्रॉफिट कमा रहे हो पूरे साल, ठीक है ना। अच्छा, शेयर होल्डर ने पैसा कब लगाया होगा? जो कंपनी का मालिक है, फिर मैं अलग से समझाता हूँ। एक साल है 1419 से लेके 31 मार्च 2020, एक साल तक शेयर होल्डर ने पैसा लगा रखा है आपकी कंपनी में। शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है यहाँ पे।
शेयर होल्डर 1 साल तक आपके बिजनेस में पैसा लगा के रखता है, राइट। इसमें कई शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनका दाना पानी इसी से चलता है। जैसे सोचो मुकेश अंबानी का मेन काम क्या है? आप बोल सकते हो भैया मुकेश अंबानी का मेन काम तो रिलायंस है, रिलायंस एक कंपनी है, उसका क्या अलग काम है? आप बोल सकते हो भैया उसका तो 10 अलग कंपनी है। सब जगह तो उसने कंपनी में ही पैसा लगा रखा है ना, उसका खुद का कोई अलग से तो बिजनेस थोड़ी है, कोई ठेला थोड़ी लगाता है वो, कि ऐसा पान दुकान खोल के रखा है या कोई नॉर्मल दुकान खोल के रखा है, नहीं, उसका सारा पैसा कंपनीज़ में लगा हुआ है। तो मैं मान रहा हूँ कि रिलायंस एक सिंगल कंपनी है और अंबानी ने इसमें शेयर्स खरीद रखा है। ऑब्वियसली कोई कंपनी का मालिक कैसे बनता है? उसका शेयर्स खरीद के। अब अंबानी ने रिलायंस का शेयर खरीद रखा है और इसमें पैसा लगा रखा है, ठीक है ना। अब क्या होगा अगर ये कंपनी बोलती है कि सर देखो आपने पैसा लगाया, अच्छी बात है, हम प्रॉफिट कमाएंगे तो आपको डिविडेंड देंगे। 1 साल कंप्लीट हो गया, ये लोग बोलते हैं सर रुक जाओ, अभी तो हमारा अकाउंट्स कंप्लीट हुआ है, हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप हमें 6 महीना तक का टाइम दो कम से कम, जैसे गवर्नमेंट देती है 30/9 तक का, तो आप हमें 6 महीना का टाइम दो, उसके बीच में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग उससे गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, कुछ रिजर्व्स रखना होगा तो वो रिजर्व्स रखेंगे, उसके बाद आपकी बारी आएगी सर डिविडेंड लेने की। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख देना चाहता हूँ, रिजर्व्स, है ना, कुछ पैसा रिजर्व्स में भी रखा जाता है, याद है, कुछ पैसा हम लोग रिजर्व्स में रख सकते हैं, पार्टनरशिप में भी हमने किया है ये चीज़। तो बोलते हैं सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, उसके बाद हम लोग फ्यूचर के लिए कुछ रिजर्व्स बना के रखेंगे, फिर बारी आएगी सर आपकी। तो अंबानी क्या बोलेगा, यार देख मेरा सारा पैसा ना इसमें लगा हुआ है, तुम क्या चाहते हो कि मैं 1.5 साल तक भूखे बैठे रहूँ? उसने अपना सारा जमा पूंजी लगा दिया। अब आप ये मत बोलना प्लीज़ भैया उसके पास तो पुराना पैसा होगा, वो उससे खा लेगा। ये एक नॉर्मल आदमी का सोचो, ये अंबानी नहीं है ना, कोई मुकेश है, सिर्फ वो मुकेश जो आपको दिखाता है ना सिनेमा वाला मुकेश, है ना, वो है, सोचो ये। तो ये वो मुकेश है, उसने सारा पैसा अपना शेयर्स में लगा दिया, बोलता है मैं जो पैसा लगाऊंगा मैं सिर्फ कंपनी में लगाऊंगा, वहीं से कमाऊंगा पैसा, ठीक है। अब इसके पास कोई जमा पूंजी है नहीं। तो आप बताओ क्या ये 1.5 साल तक वेट करेगा? क्या ये 1.5 साल तक वेट करेगा कि भाई कंपनी जब अपना बैलेंस शीट पीएल बना के कंप्लीट करेगी, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगी, तब मुझे बांटेगी? तो 1.5 साल तक क्या ये हवा खाएगा? 1.5 साल तक ये क्या हवा खाएगा क्या? पैसा तो इसने यहीं पे लगा दिया। कंपनी बोली कि 1 साल हमने कमाया, फिर आप मुझे थोड़ा टाइम दो, फिर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको फिर बांटूंगा, टैक्स वैक्स देने के बाद, रिजर्व हटाने के बाद फिर मैं आपको प्रॉफिट बांटूंगा, डिविडेंड। तो ये बोलता है भाई 1.5 साल में क्या करूँगा, फिर मुझे तो पैसा चाहिए, मैंने तो अपना सारा जमा पूंजी कंपनी में लगा रखा है। तो बड़ी कंपनीज़ क्या करती है? बड़ी कंपनीज़ का मैं आपको बताता हूँ, इनका एक गवर्नमेंट से ऑब्लिगेशन है कि इनको हर क्वार्टर में, पहले ये समझ लो, इनको हर क्वार्टर में अपना अनऑडिटेड बैलेंस शीट, इनको अपना हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीना में, राइट, मतलब जून, सितंबर, दिसंबर, ठीक है ना, और मार्च में तो फाइनली हो जाता है, तो मार्च का कुछ नहीं होता है, 3 क्वार्टर तक, जून एंडिंग, सितंबर एंडिंग और दिसंबर एंडिंग, मतलब इसमें अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर एंड अक्टूबर टू दिसंबर। इसका इन लोग को अनऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट न्यूज़पेपर में छापना पड़ता है। अब वो लोग भैया कोई अपना बैलेंस शीट पीएल न्यूज़पेपर में क्यों छापेगा? हम लोग तो कभी नहीं देखा कि हम लोग के पापा ने हमारा दुकान का बैलेंस शीट न्यूज़पेपर में छापा है। देखो ऐसा है, आपके घर का जो बैलेंस शीट का आप बात कर रहे हो, उसमें किसका पैसा लगा हुआ है? आपके खुद का घर का? कोई पब्लिक वाला उसमें पैसा लगा रखा है क्या? कोई किसी पब्लिक ने उसमें पैसा लगाया है क्या? नहीं लगाया। आपका खुद का घर का पैसा है, चाहे आपकी मम्मी करती हो या आपके पापा करते हो, कोई भी कर रहे हो, ठीक है ना, आपके मम्मी बिजनेस कर रही है, सोचो आपकी मम्मी ने पैसा लगाया, आपके खुद के फैमिली का पैसा है, ठीक है ना, और बाहर वाला का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। बाहर वाला का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब पूरा पैसा आपका है। आप इस बिज़नेस में कुछ भी करो, आप पैसा डुबाओ, गलत जगह इन्वेस्टमेंट करो, नुकसान किसको होगा? आपको होगा। बाहर वाले को फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोलते हैं जिसका खुद का बिजनेस है, खुद का पैसा लगा हुआ है, वो जो भी करे मुझे मतलब नहीं है, मुझे टाइम पे टैक्स मिलना चाहिए, बात खत्म। बोले तुम जो भी करो, मुझे सीधा साल के एंड में तुम बता देना कितना प्रॉफिट कमाया और टैक्स दे देना, बात खत्म, ठीक है ना। लेकिन कंपनी में बताओ किसका पैसा लगा हुआ है? कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा हुआ रहता है। पब्लिक कौन? आम पब्लिक, नॉर्मल जनता का पैसा लगा रहता है, जो उस कंपनी का शेयर्स खरीद सकते हैं। आप चाहो तो आप भी रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। तो बताओ रिलायंस कुछ गलत करेगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो रिलायंस के पास जाओगे, सर ऐसा आपने कैसे कर दिया, प्लीज़ सर मेरा पैसा लौटा दो। बोलता भाग यहाँ से, नहीं देता पैसा। तो आप क्या करोगे? आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओगे, पुलिस का दरवाज़ा खटखटाओगे, बोलेगा सर मैंने ना रिलायंस का शेयर खरीदा था। अब आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे? क्योंकि आपको गवर्नमेंट पे भरोसा है।
गवर्नमेंट क्या देखेगी कि यार जिस कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा हुआ है उस कंपनी को तो हम लोग को मतलब बांध के रखना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है। जो आपका नॉर्मल बिजनेस है उस पर गवर्नमेंट क्या लगाएगी, आपका पैसा आप डुबाओ, जो करना है करो। लेकिन अगर रिलायंस उल्टे फुल्टे जगह पैसा लगाएगी या रिलायंस कुछ गलत डिसीजन लेगा तो पब्लिक को पता चलना चाहिए कि रिलायंस क्या कर रहा है। तो क्योंकि उसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, क्योंकि पब्लिक, गवर्नमेंट किसके लिए, पब्लिक के लिए, तो गवर्नमेंट ने कंपनीज़ के ऊपर ये रेगुलेशन लगाया है ना, कंपनीज़ के ऊपर जो पब्लिक को शेयर्स बेचती है उनके ऊपर, कि भाई तुमको हर 3 महीना में अपना बैलेंस शीट को न्यूज़पेपर में छापना पड़ेगा। तो बोलेगा भैया हर साल क्या हम लोग सीए के पास जाके ऑडिट कराएं, हर साल हर 3-3 महीना में सीए के पास जाएंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, सीए इतना फीस लेगा। तो बोलता कोई दिक्कत नहीं है सर, ऑडिट मत कराओ, आप अनऑडिटेड, मैंने इसलिए लिखा अनऑडिटेड, बोलता आपको हर 3-3 महीना में सीए के पास नहीं जाना है, जो आपका मतलब जो साइन करता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल सीए की बात नहीं कर रहा, जो हो सकता है उसके ऑफिस में भी सीए काम करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेन उसका जो ऑडिटर है, जो उसका ऑडिट करता है, बोलता है आप हर 3 महीना में आपको ऑडिट नहीं कराना, आप आराम से 3-3 महीना में जो आपका बुक्स बना हुआ है उसे पब्लिश कर दो। फाइनल जब मार्च का बैलेंस शीट बनेगा वो वाला सिर्फ आप ऑडिटेड वाला निकालना, सिर्फ एक मार्च वाला जो होगा पूरा साल का, है ना, मार्च जब ख़त्म होगा पूरा साल का जो एक सिंगल बैलेंस शीट बनेगा पूरा साल का, उसको सिर्फ आप ऑडिटेड देना। बाकी 3-3 महीना का जो आप बनाओगे ना क्वार्टरली, उसे आप अनऑडिटेड ही बैलेंस शीट में उसमें न्यूज़पेपर में छाप देना। ठीक है भैया, आप ये सब क्या बता रहे हो, हमें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों बता रहे हो ये सब कैश फ्लो। देखो अब क्या होगा, क्योंकि कंपनी के पास अनऑडिटेड बैलेंस शीट है अब, और कंपनी को इसको न्यूज़पेपर में छापना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है ये गलत होगा या सही होगा? मतलब ये जो प्रॉफिट लॉस ये लोग जो भी दिखाते होंगे 3-3 महीना में, क्या ये सही होगा या गलत होगा? भैया मोर और लेस तो सही होगा, क्योंकि ये लोग को पब्लिक प्लेटफॉर्म में छापना पड़ रहा है, न्यूज़पेपर में छापना पड़ रहा है इसको। तो न्यूज़पेपर में जब ये लोग बैलेंस शीट या पीएल को छाप रहे हैं तो ये लोग को अपना सही चीज़ दिखाना पड़ता है जनरली, उसमें ये लोग को जो भी इधर उधर करना है वो करके ही दिखाना पड़ेगा, ये लोग ऐसे कुछ भी नहीं डाल सकते वहाँ पर। तो अब वो शेयर होल्डर जो मुकेश था वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा सर देखो आपको 3-3 महीना में तो पता चल ही जा रहा है ना कि मोटा मोटी, मैं फाइनल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आपको मोटा मोटी पता चल जा रहा है ना, मतलब अप्रॉक्स आपको पता चल जा रहा है ना कि आपकी कंपनी कितना कमा रही है। बोलता हाँ पता है, तो क्या करें बताओ। तो बोलता सर आपको जब 3-3 महीना में पता चल जा रहा है कि आप कितना कमा रहे हो, तो उसमें से अभी थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के दे दो ना हमें, आपको तो पता चल ही रहा है ना, आप लॉस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है मत दो, लेकिन अगर आप 3-3 महीना में जब बना ही रहे हो अनऑडिटेड बैलेंस शीट, आपको एक रफ बैलेंस शीट बनाना ही पड़ रहा है न्यूज़पेपर में छापने के लिए, तो आपको तो उसमें से पता चल रहा है कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। बोलता हाँ पता चल रहा है। तो बोलता सर आप उसमें से थोड़ा थोड़ा डिविडेंड दे दिया करो ना हमें, थोड़ा थोड़ा डिविडेंड दे दिया करो, जून तक आपने जो कमाया थोड़ा पैसा हमें बांट दो, क्योंकि प्रॉफिट तो अल्टीमेटली हमारा ही है, हम ही तो मालिक है। तो बोलता 3 महीना में आपने जो कमाया हमें थोड़ा पैसा बांट दो, फिर 3 महीना में जो कमाओगे थोड़ा पैसा बांट दो, फिर 3 महीना में जो कमाओगे वो पैसा बांट दो। लेकिन आखिरी 3 महीना का हम लोग नहीं मांग रहे हैं आपसे, ये जो जनवरी टू मार्च का पैसा है वो हम आपसे नहीं मांग रहे, हम बोल रहे हैं आप अप्रैल टू जून वाला दे दो, थोड़ा बहुत, पूरा मत दो, थोड़ा बहुत दे दो, ताकि हम लोग अपना घर चला ले, मेरा जमा पूंजी पूरा लगा हुआ है इसमें। जुलाई टू सितंबर का आप थोड़ा बहुत बांट दो मुझे, अक्टूबर टू दिसंबर का आप थोड़ा बहुत पैसा मुझे बांट दो, लेकिन ये जनवरी टू मार्च तक का ना सर मैं वेट कर लूँगा। आप इसके लिए क्या करोगे, जब फाइनल बैलेंस शीट आपका बन जाएगा ना, तब आप देख लेना कि टोटल मेरा डिविडेंड बनता था 1 लाख रुपये सोचो, और आपने 3 बार में मुझे 20-20 हज़ार करके दे दिया है, तो आप मुझे सिर्फ रिमेनिंग 40,000 दे देना, मैं चलता बनूंगा। आपको टोटल मेरे को पूरा साल का आप जब हिसाब निकालोगे फाइनल बैलेंस शीट बनाने के बाद, तो आप देख लेना कि मेरे को कितना डिविडेंड देना है। आपके हिसाब से आ रहा है 1 लाख, तो आपने मुझे यहाँ पे 20-20 हज़ार ऑलरेडी दे दिया है, तो आप वो माइनस करके मुझे बाकी 40 हज़ार दे देना। इससे क्या होगा, आपका भी हिसाब जो आपको चाहिए था कि भाई प्रॉफिट होने के बाद ही मैं दूंगा, तो वो भी हो गया, और भाई मेरा भी घर चल रहा है, क्योंकि आपके पास तो हिसाब है ना। अगर आपके पास ये नहीं होता, 3-3 महीना का बैलेंस शीट नहीं होता, तो आप बोलते मुझे क्या पता मैं प्रॉफिट में हूँ लॉस में, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, प्रॉफिट क्यों दूँ बताओ। यही होता ना, अगर ये बैलेंस शीट नहीं बना रहे होते ना ये 3-3 महीना वाला, अगर मैं आपको ये नहीं समझाता न्यूज़पेपर वाला, तो आप बोलते भैया कंपनी कैसे दे दे प्रॉफिट, बीच बीच में आप बोल रहे हो कि बीच में इंटरिम डिविडेंड बांट दो, कंपनी कैसे दे देगी बताओ भैया, ये तो फिर कंपनी बाद में नुकसान में चली गई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर 3-3 महीना इनका बैलेंस शीट बनता है, और वो ऐसे ही तो कुछ भी नहीं छापते होंगे ना, उनको देख के छापना पड़ता है, तो उसमें लोगों को पता चल जाएगा कि भाई प्रॉफिट है या लॉस है। 3 महीना में प्रॉफिट हुआ तो उसमें से कुछ पोर्शन बांट दो। अगर इनका इच्छा है कि हम लोग 50% प्रॉफिट बांटेंगे, जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 50% हम लोग डिविडेंड देंगे, तो भाई 30 दे दो ना, एक बार 30 दे दो, ताकि डिविडेंड का भी, शेयर होल्डर का भी घर चलता रहे, वो पूरा पैसा आपके कंपनी में लगा रखा है। समझ में आ रहा है? तो इसे बोलते हैं इंटरम डिविडेंड। अब बताओ, अच्छा अब ये जो फाइनल होगा डिविडेंड, ये कब फाइनल होगा भैया, ये तो जब अगस्त सितंबर में जाके फाइनल होगा। तो हम लोग जो फाइनल डिविडेंड देते हैं
जो हम लोग फाइनल डिविडेंड देते हैं, एकदम लास्ट वाला जो फाइनल डिविडेंड देंगे वो कब देते हैं? देखो साल खत्म होने के बाद, साल खत्म होने के बाद कैलकुलेट होगा, तब प्रॉफिट दिया जाएगा, तब डिविडेंड दिया जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। ठीक है ना? ये कौन सा साल का है? कौन सा साल का है? प्रीवियस ईयर का। ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है ना? ये प्रीवियस ईयर का है। और भैया टैक्स ये करंट ईयर का है, लेकिन टैक्स में मुझे कुछ समझाना है, मैं आगे समझाऊंगा आपको। टैक्स देते पिछले साल का है, एकदम करेक्ट है, आप एकदम सही बोल रहे हो, है ना? जो मैंने बोला था कि भैया यहाँ पे टैक्स, अब आप जितना प्रॉफिट कमाओगे वो कब पता चलेगा आपको? यहाँ पे पता चलेगा। अभी तो आपको पता चलेगा ना आपको टैक्स कितना देना है। तो आप तो इस साल का टैक्स कब दे रहे हो? नेक्स्ट ईयर में। लेकिन आप जो प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा चार्ज करोगे वो कौन सा करोगे? करंट ईयर। भैया ये बहुत कंफ्यूजिंग है, हमें ना समझ में नहीं आया। आप यहाँ पे करंट ईयर लिख रहे हो, यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिख रहे हो, क्यों? दोनों में एक ही चीज़ तो है। टैक्स भी हम लोग इस साल का अगले साल देते हैं, डिविडेंड भी हम लोग इस साल का अगले साल देते हैं। तो बात आपका बिल्कुल सही है। पहले क्या होता था? पहले हम लोग डिविडेंड भी ना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते थे ना, ये डेबिट साइड में लिखते थे, ये करंट ईयर वाला लिखते थे। पहले मैं बता रहा हूँ आपको, ये करंट ईयर वाला लिखते थे। लेकिन ये 3 साल से या फिर 2 साल से अमेंडमेंट आ गया है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थोड़ा चेंज आ गया है। तो सीबीएसई ने भी या आईएससी ने भी ये फॉलो किया है, क्योंकि करना ही पड़ेगा उनको। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले जो बनाते हैं, है ना, रूल, वो उनको भी फॉलो करना पड़ता है सीबीएसई आईएससी को, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वही बनाते हैं, है ना। 11-12 वाले जो सीबीएसई वो तो सिर्फ उसे फॉलो करते हैं, या आईएससी से फॉलो करता है उसे। जो रूल है वो तो आईसीएआई बनाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा चेंजेस लेके आया है। अब ये चेंजेस क्यों लाया, अगर मैं आपको समझाऊं तो, आप सुनना चाहो तो 5 मिनट का और लेक्चर सुन लो, नहीं तो फिर आप वो स्किप करके आगे 5 मिनट के बाद वाला सुन लेना, क्योंकि मैं बीच में मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। नहीं तो आपको ये डाउट लग रहा होगा कि भैया आप यहाँ पे लिख रहे हो करंट ईयर और यहाँ पे आप लिख रहे हो प्रीवियस ईयर, ये क्यों? और मैं इंटरिम में फिर लिखूँगा करंट ईयर। तो ये करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा हाई लेवल चीज़ है, इसलिए जनरली टीचर लोग रटवा देते हैं इसे कि रट ले भाई, ठीक है ना। एक बार किसी को एक बार मेरा काम है ना, मेरा रोल, मेरा एक बनता है ड्यूटी कि मैं आपको समझाऊँ, जो हो सकता है किसी को समझ में आए, कोई समझना चाहता है। अब जो नहीं चाहता उसे तो रटना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है ना। तो मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ कि करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर क्या है ना, कौन सा में करंट ईयर आएगा, कौन सा में प्रीवियस ईयर आएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टैक्स की। 3 अलग अलग चीज़ को मैं अलग अलग तरीक़ा से समझा रहा हूँ, प्लस आराम से समझो। टैक्स समझते हैं, ठीक है। 1/4/19 से लेके 31 मार्च 20 तक का हम लोग का ईयर है, ठीक है। ये जो साल है, इसका प्रॉफिट आप कब तक कैलकुलेट कर पाओगे? भैया प्रॉफिट कैलकुलेट करते करते तो हमें 4-5 महीना का टाइम लगेगा, या 6 महीना जो आपने बोला, करेक्ट। जब मैं इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा तो मैं कौन सा प्रॉफिट लिखूंगा? भैया करंट ईयर का, 1920 जो ईयर है इसका ही प्रॉफिट लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। तो मुझे टैक्स भी कौन सा साल का लिखना चाहिए? मुझे जो टैक्स मैं लिखूंगा वो भी कौन सा साल का लिखना चाहिए? करंट ईयर का, ऑब्वियसली। अगर ये करंट ईयर का बन रहा है तो मुझे टैक्स भी करंट ईयर का लिखना चाहिए। मैंने 1 लाख रुपया कमाया, 30% मुझे टैक्स देना है, मैंने क्या लिखा? प्रोविज़न। ध्यान देना, ये है प्रोविज़न, मतलब आपको इतना टैक्स देना है। मैंने थोड़ी बोला दे दिया, देना है। आप ये कब का बना रहे हो? 1920 का, ये साल का बना रहे हैं हम लोग। इस साल का जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हो तो आप क्या लिख रहे हो कि भाई मेरा नेट प्रॉफिट 1 लाख का है, इसे मुझे 30% गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो करंट ईयर का टैक्स है, इसलिए आपने करंट ईयर का यहाँ पे टैक्स लिख लिया। क्लियर? अब जब मैं कैश फ्लो बनाऊँगा, जब मैं कैश फ्लो बनाऊँगा तब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। एक बार मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है ना। कौन सा पैसा आपका जा रहा है, कौन सा पेमेंट आपका जाएगा करंट ईयर में? भैया आप बताओ, आप इस साल का कैश फ्लो बना रहे हो, ठीक है ना, इसी साल का कैश फ्लो बना रहे हो। एक बार ध्यान से समझना प्लीज़, इस साल का आप कैश फ्लो बना रहे हो। बताए आपका टैक्स पेमेंट हुआ है क्या? भैया टैक्स चार्ज हुआ है। दिस टैक्स इज़ प्रोवाइडेड, जिसको हम बोलते हैं टैक्स इज़ प्रोवाइडेड और टैक्स इज़ मेड। मतलब हमने प्रोविज़न बना लिया कि इतना टैक्स देना है, लेकिन क्या आपने इस टैक्स को यहाँ पे पेमेंट किया है? नहीं। ये टैक्स तो नेक्स्ट ईयर जाके पेमेंट होगा, क्योंकि आपको तो प्रॉफिट यहाँ पे आके पता चला है ना, 30 सितंबर को सोच लो नेक्स्ट ईयर। तो आप ये टैक्स कब दे पाओगे? नेक्स्ट ईयर।
इस साल के दौरान आपने कोई ये वाला टैक्स पे किया है क्या? इस दौरान आपने ये वाला टैक्स पे किया है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो आपको पता ही नहीं चला था कि टैक्स कितना है। तो कैश फ्लो में हम लोग टैक्स पेड 1920 का नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं था 1920 में टैक्स कितना है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ मैंने चार्ज क्यों किया? क्योंकि भाई करेंट ईयर का प्रॉफिट है, करेंट ईयर का मैंने टैक्स यहाँ पे टैक्स लिख दिया। बताओ कोई गलती किया? नहीं भैया, एकदम सही है। अब बताओ, दिमाग लगाना, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करो। आपने इस साल कोई भी टैक्स पेमेंट किया होगा? मैं अभी कोई भी का बात कर रहा हूँ, कोई भी टैक्स आपने पे किया होगा? अच्छा भैया, आप बोलना चाह रहे हो पिछला साल जो था 1/4/18 से लेके 31/3/19, मतलब 18-19 जो साल था उसका टैक्स कब तक कैलकुलेट हुआ होगा इस साल में? ये जो साल है, ये जो पिछला साल था 18-19, इसका टैक्स कब तक कैलकुलेट हुआ होगा? 30/9/19 तक, 6 महीना का टाइम लगा होगा उनको। टैक्स कैलकुलेट होने के बाद ये पेमेंट हुआ होगा। मतलब आपके करंट ईयर में कोई टैक्स पेमेंट हुआ है? हाँ, कौन सा? लास्ट ईयर का टैक्स पेमेंट होगा, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर। और ये आप माइनस में लिखोगे टैक्स पेड। बताओ सही है या नहीं? हाँ भैया, समझ में आ रहा है। टैक्स पेड हम लोग इस साल का टैक्स नेक्स्ट ईयर पे करते हैं। इस साल का टैक्स हम लोग नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, इसलिए आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा टैक्स पेड में, ज़ीरो। टैक्स पेड में पैसा कैश फ्लो बना रहे हैं तो क्या देखेंगे? कैश फ्लो में फॉलो होता है कैश बेसिस। कैश फ्लो में फॉलो होता है कैश बेसिस कि पैसा कितना गया या पैसा कितना आया। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनता है वो किस पे बनता है? वो बनता है अक्रूवल बेसिस पे। ये आपको समझना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह जो बनता है वो बनता है अक्रूवल बेसिस पे, कि इस साल का क्या है वो लिखो, इस साल का क्या खर्चा है, इस साल का क्या है वो सब लिखो। लेकिन कैश फ्लो किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस पे। उसको मतलब नहीं है कौन सा साल का खर्चा है, क्या है, कुछ मतलब नहीं है कैश फ्लो को। कैश फ्लो सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब रखता है, पैसा आया या पैसा गया। बोलता है टैक्स पेड कौन सा साल का है? सर हमें मतलब नहीं है, आपसे बताओ टैक्स कुछ पैसा गया है क्या बाहर? बोलता है हाँ सर पैसा तो गया है, टैक्स का पैसा गया है लेकिन पिछले साल वाला। तो आप टैक्स पेड जो लिखोगे वो लास्ट ईयर वाला लिखोगे। यहाँ पे पीएल जो बनेगा वो अक्रूवल बेसिस पे बनता है, इसलिए हम यहाँ पे करंट ईयर का टैक्स लिखते हैं। देखो मैंने क्या किया, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट पे तो करंट ईयर का टैक्स लगेगा। लेकिन क्या ये पेमेंट हो रहा है? नो, इट इज़ नॉट पेड। ये प्रोविजन है, दिस इज़ नॉट पेड। पेड लिख के वहाँ पे काट दो, क्योंकि ये पेमेंट कब होगा? नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में पे होगा। मैं नोट्स लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, कुछ भी सारा नोट्स लिखवा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, इस साल का प्रॉफिट पे इसी साल का टैक्स लगेगा, लेकिन क्या ये पेमेंट हो रहा है? नहीं, पेमेंट होगा नेक्स्ट ईयर। अच्छा, इस साल कोई पेमेंट हो रहा है? इस साल पेमेंट हो रहा है पिछले साल का टैक्स। क्लियर है ना? हाँ भैया क्लियर है। ये हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स। अब मैं आता हूँ फाइनल डिविडेंड पे। इस डिविडेंड की बात करता हूँ पहले, ठीक है? डिविडेंड का समझो। एक 4/2019, 31 मार्च 2020। इस साल का प्रॉफिट कब तक पता चलेगा भैया? प्रॉफिट अगले साल के 30 सितंबर तक पता चलेगा। मैं अप्रॉक्स 6 महीने का डेट ले रहा हूँ। बताओ डिविडेंड जो आप पेमेंट करोगे आपको कब पता चलेगा कि कितना पैसा देना है? यहाँ पे पता चलेगा। लेकिन टैक्स में हमने क्या किया था? टैक्स में हमने क्या किया, उसी साल का जब मैं पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहा था ना, तो मैं वहाँ पे क्या कर रहा था, जैसे मैंने पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया तो मैंने लिखा बाई नेट प्रॉफिट 1 लाख, टू प्रोविज़न फॉर टैक्स 30,000 कि ये टैक्स मुझे देना है। अच्छा, ये पीएल अप्रोप्रिएशन कब बन रहा है, कौन सा डेट को बन रहा है? 31 मार्च 20 को बन रहा है। हालांकि ये टैक्स मुझे कब पता चला, ध्यान देना यहाँ पे, अब थोड़ा सा आपको चीज़ समझना है। ये कौन सा डेट को बन रहा है? 31 मार्च। हालांकि आपको ये प्रॉफिट कब तक कैलकुलेट हुआ? ये प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ यहाँ आके, ये प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ 30/9 को। फिर भी आपने बैक डेट पे जाके लिख लिया, क्योंकि पीएल बनता है अक्रूवल बेसिस पे। कौन सा अक्रूवल मतलब होता है, वो कौन से साल से रिलेटेड है। दिस अमाउंट इज़ रिलेटेड टू विच ईयर। तो बोलता है ये प्रॉफिट पिछले साल का है, तो पिछले साल के डेट में आपने लिख लिया। बोलता टैक्स कौन से साल का है? बोलता पिछले साल का। आप कैलकुलेट यहाँ पे कर पा रहे हो, क्योंकि टाइम लगता है बनाने में, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह करना, ऑडिट करना, बहुत कुछ काम रहता है, तो टाइम लगता है कैलकुलेट करने में। लेकिन ये टैक्स कौन सा साल का है? बोलता पिछले साल का, मतलब ये वाला 19-20 का है। आप यहाँ पे बैठे हो ना, तो आप क्या बोलोगे? हाँ पिछले साल का है।
तो ये टैक्स भी इस साल का है, नेट प्रॉफिट भी इस साल का है, तो आपने बैक डेट में जाके आपने हालांकि ये कैलकुलेट किया 30/9 को, लेकिन आप पिछले डेट में जाके, है ना, यहाँ पे जाके इस डेट को 6 महीना पीछे आके आप उस डेट को बना दे रहे हो कि भाई प्रॉफिट इतना है, टैक्स इतना है। पहले क्या होता था मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ ये करंट ईयर का है ना, पहले यहाँ पे भी होता था प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का। आप बोलते थे देखो डिविडेंड भी हम लोग पिछले साल जाके देखेंगे कि करंट ईयर का डिविडेंड कितना देना है। पेड की बात नहीं करता था वो लोग, बोलता पेड नहीं हो रहा है, ये सब पेड तो होगा अगले साल में, लेकिन इस साल प्रपोज कर रहे हैं कि इतना डिविडेंड देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा एक बार प्लीज़। ठीक है, तो हम लोग ने बोला कि यार ठीक है 50,000 हम लोग डिविडेंड दे देंगे। करंट ईयर का जो प्रॉफिट है 30,000 टैक्स बचने के बाद हमारे पास 70,000 रुपये बच रहे हैं, 70 में से 50,000 रुपये हम लोग डिविडेंड दे देंगे। दिया नहीं अभी तक, दे देंगे। अब इसमें क्या लोचा था? टैक्स का तो कोई बात नहीं है, टैक्स का तो जो सरकार, देखो टैक्स किसके हाथ में है? गवर्नमेंट का हाथ में है। आप इसे चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपना प्रॉफिट को चेंज कर सकते हो, टैक्स को चेंज नहीं कर सकते। टैक्स का रेट फिक्स है, परसेंटेज फिक्स है। तो आपने अगर यहाँ 30,000 लिखा है तो आपको गवर्नमेंट को 30,000 ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रेट है। लेकिन डिविडेंड में क्या है? डिविडेंड तो मालिक की मर्जी, कंपनी की मर्जी। कंपनी बोलेगी हम 30% देना चाहते हैं, 30% देंगे। वो बोलेगा हम नहीं देना चाहते हैं, वो नहीं देंगे। वो बोलेगा हम इस साल हम लोग सिर्फ 10% देना चाहते हैं प्रॉफिट, 10% देंगे। लेकिन टैक्स में ऐसे बोल सकता है क्या, सर प्लीज़ इस बार 5% टैक्स ले लो ना, सर इस बार प्लीज़ 25% टैक्स ले लो ना? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। गवर्नमेंट का जो टैक्स रेट है वो फिक्स रहता है। जो टैक्स रेट फिक्स है आपको वही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई चेंजेस हो नहीं सकता। लेकिन डिविडेंड में कंपनी क्या बदमाशी करती थी वो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ये चेंज हुआ, क्यों ये नियम को चेंज किया गया, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता था, डिविडेंड 3 टाइप का होता है, आपको समझना पड़ेगा। पहले डिविडेंड का स्टेजेस होता है, 3 टाइप का नहीं, पहले मैं बोलूँगा डिविडेंड के स्टेजेस क्या होता है। सबसे पहले इसे प्रपोज किया जाता है कि भाई इतना देंगे, एक प्रपोजल आता है ना, प्रपोज। तो 31 मार्च के डेट पे आप बैक डेट पे जाके इसे प्रपोज करते हो, प्रपोज डिविडेंड। तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है हम 50 दे देंगे। फिर इसका टाइम आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कब होता है? कंपनी का मीटिंग में। मैं आपको वो एग्जैक्ट टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट टर्म भी सुन लो, एजीएम बोलते हैं इसे, एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी का एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें कंपनी अपना डिविडेंड को डिक्लेयर करती है। यहाँ तो प्रपोज कर दिया था ना। अब देखो टैक्स, मैं सेम चीज़ अगर टैक्स के लिए बनाऊँ तो टैक्स कंपनी ने प्रपोज किया, यहाँ पे प्रोविज़न बनाया, कंपनी को देने टाइम उतना ही देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी टैक्स का रेट फिक्स है, कंपनी इसमें झोल झाल नहीं कर सकती। लेकिन जब डिविडेंड की बात आती है, कंपनी ने क्या किया, 31 मार्च को दिखा दिया कि हम 50,000 डिविडेंड दे देंगे, प्रपोज कर दिया। लेकिन जब देने का टाइम आता है ना, कंपनी बोल देती कि नहीं हम सिर्फ 20,000 ही देंगे। तो यहाँ पे 3 चीज़ हो सकता है, या तो आप सेम अमाउंट दे दो, 50 दे दो, या फिर आप रिड्यूस कर दो, मतलब 50 से कम दे दो, या फिर आप 0 बना सकते हो, आप उसे कैंसिल कर सकते हो। मतलब डिक्लेरेशन के टाइम पे जब कंपनी का जनरल मीटिंग होगा, ये होता है आपका सितंबर में, जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये वाला, जब कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होता है, कंपनी के पास 3 उपाय है। या तो कंपनी ने जो डिविडेंड बोला था वो दे दे, या तो कंपनी उसे कम दे सकती है, या फिर कंपनी उसे कैंसिल कर सकती है। लेकिन कंपनी उसे बढ़ाती नहीं है कभी भी, इंक्रीज़ कभी नहीं होगा, इंक्रीज़ कभी नहीं होगा। या तो वो सेम रहेगा, या कंपनी कम दे सकती है, या कंपनी 0 दे सकती है, लेकिन यहाँ बढ़ेगा नहीं कभी भी। अब आप लोग समझने की कोशिश करो ये रूल को क्यों हटाया गया। आजकल ये अलाउड नहीं है, बोलता है ये आप नहीं कर सकते। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे करंट ईयर लिखा है ना, ये करंट ईयर आजकल अलाउड नहीं है। इसलिए देखो मैंने क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर। अब मैं समझाता हूँ क्यों। कंपनियाँ क्या करती थी, कंपनियाँ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिखा देती थी। जैसे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 30,000 देने के बाद कंपनी के पास कितना बचा, 70,000। तो कंपनी बोल देती थी हम लोग 50,000 दे देंगे, है ना, 50,000 दे देंगे बोल देते थे। तो ये पूरा हल्ला हो जाता था मार्केट में कि कंपनी 50,000 देने के लिए रेडी है प्रॉफिट, ये कंपनी तो अच्छा प्रॉफिट कमाती है और अच्छा प्रॉफिट बांटती भी है। पब्लिक को किससे मतलब है, जो उसको मिलेगा। तो ये लोगों को दिखता था कि भाई ये कंपनी तो अच्छा खासा प्रॉफिट बांटती है, हमें सबको ये कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहिए। समझने की कोशिश करना। तो पब्लिक को दिखता था, शेयर होल्डर्स को दिखता था कि यार ये कंपनी तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देने के लिए तैयार है। तो कंपनी सोचती थी, पब्लिक सोचते थे यार चलो इसका शेयर्स खरीद लेते हैं।
इस कंपनी का शेयर्स खरीद लेते हैं क्योंकि ये तो बहुत प्रॉफिट बांटती है, बाकी कंपनी तो 1 लाख कमाती है तो वो लोग 10,000 प्रॉफिट बांटती है खाली, बाकी रख लेती है कंपनी में। तो ये कंपनी तो अच्छा खासा प्रॉफिट बांटती है। तो जैसे ही 50,000 लोगों को दिखता था वो लोग फटाफट शेयर्स खरीदने लग जाते थे और इस कंपनी का वैल्यू बहुत इंक्रीज़ हो जाता था, शेयर मार्केट में प्राइस इंक्रीज़ हो जाता था। लेकिन जब टाइम आता था प्रॉफिट देने का तो ये लोग क्या करते थे, 20,000 दे के 10,000 दे के सटा देते थे। बताओ ये धोखा है या नहीं? धोखा है ना। दिखाने के टाइम बता दिया 50 दे देंगे, लेकिन देने का जब बारी आया, पेमेंट देने का जब बारी आया तो ये लोग कम दे देते थे। क्या टैक्स के साथ ऐसे कर सकता है? सरकार के साथ करके दिखाओ ऐसा कि पहले बोलेगा कि भैया 1 लाख कमाया मैंने 30,000 दे दूंगा, बाद में आप बोलो 10,000 दूंगा, सरकार डंडा चलाएगी, बोलेगा पेनल्टी लूँगा तेरे से, तो है ना। तो वहाँ पे सरकार का डंडा चलेगा, वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। वहाँ पे उसको उतना ही देना पड़ेगा जितना सरकार का करेंट टैक्स रेट है, वो फिक्स है। यहाँ पे क्या करते थे लोग, बदमाशी करते थे, बोलते नहीं 50,000 दे देंगे बोलते थे, उनका मार्केट प्राइस बढ़ जाता था, बाद में देने के टाइम में कम दे देते थे। तो इसीलिए इस रूल को हटा दिया गया। आप देख सकते हो अपने बुक में, आपके बुक में अलग से दिखाया हुआ होगा वो चीज़ कि प्रपोज डिविडेंड हट चुका है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बोल के एक चीज़ लिखा होगा, आपके पास बुक है तो आप आराम से देख सकते हो, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बोल के एक चीज़ लिखा हुआ मिलेगा आपको। मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार को, अगर आपको यहाँ से दिखेगा तो एक बार को, ये रहा, ये NCERT है ऐसे तो, ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा है क्या, एक मिनट, ये रहा। proposed dividend as per AS4 contingencies and events occurring after balance sheet date, proposed dividend is shown in the notes to accounts, it will be as contingent liability। देखो बोलता है पहले क्या करते थे, पहले इसे लाइबिलिटी मान लिया करते थे, पहले इसे लाइबिलिटी मान लिया करते थे कि ठीक है हम लोग देंगे 50,000 और बाद में देते नहीं थे। लेकिन आजकल क्या बोला, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, जो बैलेंस शीट के नीचे आता है, बैलेंस शीट में उसकी जगह नहीं है। बोलता है पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते 50,000 दिखा के, बोलते ये अलाउड नहीं है सर। आप जो पेमेंट दे रहे हो उसी को यहाँ दिखा सकते हो आप, समझ में आ रहा है? आप जो पेमेंट दिखा दे रहे हो, एक्चुअल में आप जो पेमेंट दे रहे हो आप वही दिखा सकते हो, आप झूठ मूठ वाला डिविडेंड नहीं दिखा सकते यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो आप बताओ, जब मैं 19-20 का जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं कौन सा डिविडेंड देता हूँ? आप बोलते हो जो आप दे एक्चुअल में दोगे वो दिखा सकते हो, जो आप सोच रहे हो मैं दे सकता हूँ फिर कम दे दोगे, वो सब नहीं चलने वाला। जो आपने एक्चुअल में पे किया वो दिखाओ। तो बताओ इस ईयर हमने कोई डिविडेंड पे किया होगा? हाँ भैया किया होगा ना, पिछले साल का डिविडेंड हमने इस साल पेमेंट किया होगा, तो बोलते हैं आप उसे दिखाओ। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टू डिविडेंड, ये कौन सा डिविडेंड है, फाइनल वाला, प्रीवियस ईयर का। बोलता है जितना आपने दिया है उतना ही दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो देखो हमने क्या लिखा है, टू डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड पहले बोला जाता था इसको, प्रीवियस ईयर का, जितना आप दोगे उतना ही आप दिखा सकते हो यहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते। समझ में आ रहा है? यहाँ करंट ईयर क्यों, यहाँ प्रीवियस ईयर क्यों, समझ में आ रहा है? ताकि पब्लिक को बचाया जाए। अच्छा भैया फिर इंटरिम डिविडेंड जो है उसमें करंट ईयर क्यों लिखा है आपने? चलो वो भी बता देता हूँ। इंटरिम डिविडेंड के लिए मैंने क्या बोला था, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जैसे अप्रैल से जून तक का डिविडेंड दे दिया जाता है, जुलाई से सितंबर का डिविडेंड दे दिया जाता है, तो उसी साल का डिविडेंड हम लोग 3-3 महीना करके दे रहे हैं। ये तो एक्चुअल में पेमेंट हो रहा है ना, तो बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो सच्ची में दे रहे हो तो आप इसे लिख लो। ये क्या होता है, इसी साल का, ताकि क्या होता, इंटरिम डिविडेंड आप याद करो क्या होता था, ताकि पब्लिक को 1.5 साल तक वेट ना करना पड़े। ये लोग क्या करते थे, पहला, दूसरा और तीसरा क्वार्टर का पैसा साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर देते थे। मतलब करंट ईयर का ही पैसा करंट ईयर में ही मिल रहा है उनको, और वो सही में एक्चुअल में मिल रहा है, इसमें कोई धोखाबाजी नहीं है। जितना दे रहे हैं उतना ही, मतलब जितना कैलकुलेट हो रहा है उतना मिल जा रहा है उनको, पेमेंट एक्चुअल में मिल जा रहा है। इसमें यह नहीं कि हम दिखाएंगे इतना देंगे इतना, ऐसा नहीं है। करंट ईयर का पैसा करंट ईयर में जा रहा है। तो यहाँ देखो टू इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर, और ये एक्चुअल में पे भी हो रहा है, ये पेड हो रहा है। खाली टैक्स वाला पेमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि टैक्स वाला पेमेंट अगले साल होगा। फिर भैया इसमें अलाउ क्यों किया करंट ईयर को लिखने का, क्योंकि इसमें धोखाबाजी नहीं हो सकता। इसमें आपने करंट ईयर लिखा है, जितना पैसा लिखा है उतना आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, बोलते हैं इसलिए इसके लिए हम लोग अलाउ कर रहे हैं। लेकिन डिविडेंड में धोखा होता था, कंपनी यहाँ पे चालाकी करती थी, तो बोलता है इसलिए इनके लिए हमने कर दिया कि जितना आप पेमेंट करोगे वही यहाँ पे लिख सकते हो। और इंटरिम डिविडेंड तो ऐसे भी पेमेंट होता ही है, ठीक है ना। तो टू जनरल रिजर्व, कुछ पैसा रिजर्व में रख दिया, बाकी बच जाता था रिटेन्ड अर्निंग, या फिर आप इसे बोल सकते हो बैलेंस CD, है ना, टू बैलेंस CD, या फिर बोल सकते हो, ये फिर एक ही बात। और बैलेंस CD ये चला जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, ये चला जाता था बैलेंस शीट में। ये आपका पूरा PL का फॉर्मेट, ठीक है ना। अब
इसी को यूज़ करके मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाना सिखाऊंगा। देखो, अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ना, ये दो मेथड से बनता है। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बहुत ही ईजी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या? बिजनेस से रिलेटेड पैसा। तो जो पैसा आया, जैसे माल बेचा आपने, सेल किया, तो बिजनेस का एक्टिविटी है। पैसा आया ऐड कर दो, पैसा गया माइनस कर दो, कमीशन आया ऐड कर दो, कुछ भी खर्चा हुआ, सैलरी गया माइनस कर दो। तो ये बहुत ईजी होता था, या ईजी है आई मीन, लेकिन आपके सिलेबस में ही नहीं है ये। डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में ही नहीं है। मेरे को आईएससी का सिलेबस एक बार चेक करना पड़ेगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। हालांकि सीबीएसई में तो डायरेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट दोनों में है, इनडायरेक्ट पढ़ना ही आपको। इनडायरेक्ट में क्या है, ये लोग घुमा के चलते थोड़ा, इसी की वजह से थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाता है कैश फ्लो, और कोई बात नहीं है। ये डायरेक्ट होता तो मैं कैश फ्लो को कब का करा चुका होता आपको। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, ये लोग बोलते हैं आप ऐसा अमाउंट से स्टार्ट करो जो आपको लगता है कि साल भर में इतना पैसा आपके पास बिजनेस में आया होगा। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप बताओ आपको क्या लगता है कितना पैसा बिजनेस में आया होगा इस साल। सोचो, अगर आपने इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपया, आपके पास बिजनेस में 1/4/2019 को आपने 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था, साल भर में आपने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, तो आपके पास 31 मार्च 2020 को कितना पैसा होगा? आपने बोला था सबने, भैया 2.5 लाख रुपया होगा। सीधी सी बात है, मेरे पास 2 लाख रुपया था, मैंने 50,000 कमाया, तो 2.5 लाख रुपया होना चाहिए। लेकिन लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला था कि ये गलत है, क्योंकि आप मान रहे हो कि भाई जो आपका प्रॉफिट है, चाहे इसको मान लो या इसको मान लो, एक बार के लिए आप मान रहे हो कि भैया जो मेरा पैसा आया है मेरे पास, ये वाला एक बार मैं मान रहा हूँ कि जो पैसा मैंने कमाया अल्टीमेटली वही मेरे पास इतना पैसा आया होगा, जो प्रॉफिट है वो इतना ही मेरे पास आया होगा। लेकिन इसमें बहुत सारा आइटम ऐसा है, जैसे कि डिप्रिशिएशन। एक एग्जांपल मैं छोटा सा लेके दिखा रहा हूँ। डिप्रिशिएशन आपने क्या किया है, इसे खर्चा माना है आपने। आपके हिसाब से, चलो एक और बात समझाता हूँ। आपके हिसाब से सोचो, इनकम हुआ 1.5 लाख का, इनकम हुआ 1.5 लाख का या 1 लाख का, चलो इनकम हुआ 1 लाख का, और सारा खर्चा हुआ 50,000 का। तो इनकम इक्वल टू 1 लाख, एक्सपेंस इक्वल टू 50,000। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो कि भैया प्रॉफिट हुआ 50,000, यही तो बोल रहे हो आप। खर्चा हुआ 1 लाख, खर्चा हुआ 50,000 का, इनकम हुआ 1 लाख का, तो आपका प्रॉफिट कितना? 50,000। भैया 1 लाख हमारे पास आया होगा, 50,000 हमने खर्चा दे दिया होगा, तो बाकी 50,000 हमारा प्रॉफिट है। और आपके हिसाब से यही प्रॉफिट आपके पास पैसा आया है। आपके पास स्टार्टिंग में 2 लाख रुपया था, जितना आपने प्रॉफिट कमाया, आपका अभी आज के दिन पैसा होना चाहिए 2.5 लाख रुपया। यही लगता है आप लोग को? अब समझो, आपने सारा जितना खर्चा है सबको मान लिया कि पैसा में पेमेंट हुआ होगा, जितना भी इनकम है आपने मान लिया होगा कि कैश में आया होगा, तभी तो आपने बोला ना कि भैया 50,000 प्रॉफिट मतलब 50,000 कैश इनफ्लो। समझने की कोशिश करो, आपके हिसाब से 1 लाख रुपया जो आया होगा वो भी कैश में आया होगा, 50,000 जो गया होगा वो भी कैश में गया होगा, तभी तो आप बोल रहे हो कि भैया 50,000 हमारा कैश इनफ्लो है, हमारे पास 2 लाख था, 50,000 आया तो हमारा 2.5 लाख हो गया। यही मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? हाँ भैया, हम लोग तो यही मान रहे हैं। लेकिन ये मानने में क्या गलती है, ये देखो। आपने मान लिया कि सारा खर्चा कैश में हुआ है, माना कि नहीं माना? आपने माना कि सारा इनकम कैश में हुआ है, माना कि नहीं माना? माना भैया, माना। सारा इनकम भी कैश में हुआ, सारा एक्सपेंस भी कैश में हुआ, बचा जो 50,000 वो मेरा नेट कैश इनफ्लो हो गया। हमने यही माना, एकदम सही बोल रहे हो आप भैया। लेकिन मैं बताता हूँ, इनकम में आपने माना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, लेकिन खर्चे में आ जाओ। डिप्रिशिएशन आपने माना कि सारा खर्चा कैश में पेमेंट हुआ है, क्या डिप्रिशिएशन को कैश में पेमेंट किया जाता है? नहीं भैया, ये तो गलती हो गया हमसे। डिप्रिशिएशन तो कैश में पेमेंट ही नहीं हुआ, लेकिन आपने तो देखो खर्चा मान के इसे माइनस कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे बनता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बनता है। पैसा, वो सिर्फ पैसा देखता है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। आपने मान लिया कि ये सारा पैसा गया, ये सारा एक्सपेंस को आपने मान लिया कि 50,000 पेमेंट हुआ, लेकिन क्या ये पेमेंट हुआ है? क्या डिप्रिशिएशन आप किसी को पेमेंट करते हो? क्या ये एमोर्टाइजेशन आप किसी को पेमेंट करते हो? क्या ये रिजर्व्स आप किसी को पेमेंट करते हो? नहीं, या पेमेंट नहीं करते हो। क्या ये प्रोविजन फॉर टैक्स आपने पेमेंट किया है? नहीं, ये तो नेक्स्ट ईयर पेमेंट होगा। तो ये सब में तो गड़बड़ी है। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, आपकी जो सोच है, आपकी जो ये सोच है 50,000, हम उसी पे टिके हुए हैं। आप इस सोच से चालू करो। आपका सोच है कि जितना आपने प्रॉफिट कमाया होगा वही आपका कैश इनफ्लो होगा,
आपके हिसाब से 50,000 जो आपने प्रॉफिट कमाया होगा वही आपका कैश इनफ्लो होगा। हम आपकी सोच पे बिल्कुल एकदम है, आप उसी सोच से चालू करो। लेकिन जो गलती है जो आपको अभी मैंने दिखाया, ये सब क्या डिप्रिसिएशन में पैसा गया? नहीं, तो आपने इसे माइनस क्यों किया बताओ? ऐड करो। क्या एमोटाइजेशन में पैसा गया? नहीं, तो आपने इसे माइनस क्यों किया? ऐड करो। क्या रिजर्व्स में कोई पैसा गया? तो इसे आपने माइनस क्यों किया? ऐड करो। तो ये सब आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट होता तो सीधा सीधी हिसाब निकलता कि भाई ये पैसा आया इसे ऐड करो, ये पैसा गया इसे माइनस करो, आंसर निकल जाता। लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड है, बोलता आप एकदम लास्ट कॉर्नर से चालू करो और घूमते 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 पीछे से इधर आओ कि एक्चुअल में आपके पास पैसा कितना आया या एक्चुअल में कितना गया। आपको अपना सोच, जो आपका सोच है वहाँ से स्टार्ट करो कि मेरे हिसाब से जितना प्रॉफिट होता है उतना ही कैश इनफ्लो होता है। उस सोच से स्टार्ट करते करते आपको एडजस्टमेंट करना है। ये होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। तो मैं उस सोच से चालू करने वाला हूँ आपका। हेडिंग दो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें एक छोटा सा क्या प्रॉब्लम है, हालांकि मैं जब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ना, मेरे हिसाब से कैश फ्लो में आराम से आप कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करके पूरा क्वेश्चन कर लो। लेकिन कोई एक आधे स्कूल है जाके, अब मैं क्या बोलूँ, प्रैक्टिकल ऐसा देखा है मैंने, सीनियर टीचर्स भी है जो इसे रॉन्ग दे देते हैं। मैंने देखा हुआ मार्क्स काटते हुए भी, बोलते हैं कि बुक में ऐसे किया, तुमने ऐसे कैसे कर लिया, बुक में तो ऐसे किया हुआ है, तुमने दूसरा मेथड कैसे फॉलो कर लिया, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग मेथड है। हालांकि मुझे उन्हें चैलेंज करना पड़ता है कई बार कि नहीं कैसे रॉन्ग दे दिया, लेकिन ठीक है, अब इतने सीनियर टीचर हो के वो लोग ये बात बोलते तो उनको शर्म नहीं है, तो हम लोग क्या बोले अब, ठीक है ना। हालांकि आप आराम से यहाँ से स्टार्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बुक में अगर देखोगे या आपके स्कूल में अगर ऑलरेडी हो चुका है ये, या फिर आप किसी भी टीचर का देखोगे, तो वो लोग जनरली क्या कराते हैं, वो लोग बोलेंगे कि भाई ये जो पार्ट है ना, पीएल अप्रोप्रिएशन वाला जो पार्ट है, आप नोट्स में दिखाओ, वर्किंग नोट में दिखाओ, उसके बाद आप कैश फ्लो स्टार्ट करो इस पॉइंट से। इसलिए मैंने भी आपको क्लास में कराते टाइम यही बोला कि आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि अब मुझे अल्टीमेटली क्या होता है, मैं तो करवा देता हूँ, ठीक है ना। अब स्कूल में मार्क्स करते हैं तो बच्चे बोलते हैं भैया मार्क्स कर दिया हमारा, तो टीचर ने मार्क्स काट दिया, बोलते रॉन्ग है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस टूटता है, ठीक है ना। तो वो नहीं चाहता मैं, वही कर लो जो स्कूल वाले करा रहे हैं, है ना अल्टीमेटली। लेकिन ये सारा एक में कर सकते हो आप, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं वही करा रहा हूँ जो आपके स्कूल वाले कराएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका स्कूल में मार्क्स कटेंगे तो आप डिमोरलाइज हो कि नहीं, डिमोटिवेट हो जाओगे, नहीं भैया मार्क्स कट गया हमारा, ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन है इसका जो एडजस्टमेंट है हम लोग करेंगे वर्किंग नोट में। इसके बाद जो एडजस्टमेंट है वो सारा हम लोग करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मेन फॉर्मेट में। तो यहाँ आपको स्टार्ट करना है, मैंने क्या बोला था, नेट प्रॉफिट से, ये वाला फिगर से यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, लेकिन इसका एडजस्टमेंट वर्किंग नोट में होगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेट प्रॉफिट। यहाँ पे दो अमाउंट का कॉलम बना लेना, एक हम लोग जिसको बोलते हैं डिटेल कॉलम, या फिर अमाउंट ही लिख लो, एक ही बात है, जहाँ पे हम लोग डिटेल्स दिखाएंगे सारा। अमाउंट चाहे तो आप इसे डिटेल कॉलम भी लिख सकते हो, ठीक है यार, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको हेडिंग देना पूरा, ये ऊपर तो कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा, है ना, लेकिन मैंने हेडिंग क्या दिया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ। हालांकि क्या होगा, ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा जाएगा, और जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे कैश फ्लो ऑपरेटिंग कंप्लीट करेंगे, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फिर कंप्लीट करेंगे, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग फिर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ आपको स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर या फिर फॉर द पीरियड, और ये होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कहाँ से दिखाई देगा, ये वाला प्रॉफिट से आपको स्टार्ट करना है कैश फ्लो में। और इसको भी मैं करूँगा, आपको तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा ना, आपको तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा, तो आपको करना तो यहाँ से है, लेकिन कैश फ्लो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। अभी आपके बुक में भी है और आपके स्कूल के टीचर्स भी यही करवाएंगे, यही बोलेंगे, तो इसलिए मैं भी यही करा रहा हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ से स्टार्ट हो सकता है कैश फ्लो, सीधा यहाँ से स्टार्ट होता है और एक बार में चला जाता, कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जैसा आपके टीचर्स करवाते हैं, है ना, मैं वही करवा रहा हूँ। हालांकि जिसको अगर पूरा फॉर्मेट करना है ना, एक ही जगह जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ से स्टार्ट करके कर सकते हो। जो मैं वर्किंग नोट में कर रहा हूँ उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हो फॉर्मेट में, समझ में आ रहा है। जो मैं वर्किंग नोट में कराऊंगा ना, आप उसको सेम यहाँ पे कर सकते हो, फिर यहाँ ये फिगर अपने आप आपका आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा फ़र्क है मैं जो करा रहा हूँ और आप जो करोगे उसमें, ठीक।
तो यहाँ से ये फॉर्मेट स्टार्ट होगा, लेकिन आपको ये अमाउंट तो अभी पता नहीं है, पीबीटी वाला अमाउंट आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको कौन सा फिगर दिया हुआ है, आपको ये वाला फिगर दिया हुआ है। आपको यहाँ से बैक कैलकुलेशन करके यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर ये फिगर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये वाला फिगर है अभी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट, लिखो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। ये फिगर हम लोग को चाहिए ना कैश फ्लो स्टार्ट करने के लिए, ये वाला फिगर हम लोग को चाहिए, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग दिखा रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा? रिटेन्ड अर्निंग से। रिटेन्ड अर्निंग से स्टार्ट होगा कि हमारे हिसाब से जितना पैसा हमारे पास बचा हुआ है वही हमारा नेट कैश इनफ्लो है। ये वाला जितना पैसा हमारे पास बचा हुआ है, हमारे हिसाब से इतना ही हमने कमाया है। जो मैं 50,000 बोल रहा था एक बार के लिए, ये मान लो कि भाई ये मेरा टोटल इनकम है, ये मेरा टोटल एक्सपेंस है, इतना पैसा मेरे पास आया, इतना मेरे पास गया, उस हिसाब से मेरे पास इतना पैसा बचना चाहिए। मेरे साल भर में इतना पैसा मेरे पास आया होगा नेट, ठीक है ना। 1 लाख रुपया पूरा आया है, 50,000 गया है, तो नेट मेरे पास 50,000 का पैसा बचा होगा। तो उसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट रिटेन अर्निंग से मैंने स्टार्ट कर लिया। अब आपको एक एक करके एडजस्टमेंट करना है, एकदम ध्यान देना है यहाँ पे, एकदम ईजी है। लॉजिकली सोचोगे तो कुछ भी नहीं है, और रटने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। फिर तो रट्टा में डिपेंड करता है कि कौन रट्टा में कितना उस्ताद है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि किसको क्या डिफिकल्ट लग रहा है या ईजी लग रहा है। अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो एक बार पॉज कर लेना, ठीक है ना। एक बार मत करना, अगर ज़्यादा फिर ओवरलोड होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। रिटेन अर्निंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, हमने अगर इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, रिटेन अर्निंग वाले पॉइंट से स्टार्ट किया है, इसका मतलब क्या है? पहले ये सोचो। इसका मतलब हमने ये माना है कि ये सारा इनकम कैश में आया है, ये सारा एक्सपेंस कैश में गया है, राइट। माना है हमने माना कि ये सारा आया है, ये सारा कैश में गया है, तभी जाके हम लोग मान रहे हैं कि ये जो लेफ़्ट ओवर अमाउंट, नेट अमाउंट है, ये मेरा कैश में आया होगा, राइट। अब देखो एक एक करके, जनरल रिजर्व इसमें माइनस हो रखा है, राइट। डेबिट साइड में मतलब माइनस हो रखा है। बताओ जनरल रिजर्व का पैसा कहीं पॉकेट से निकलता है? हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं कैश फ्लो। आपको देखना है पैसा आया या गया, मतलब पैसा आपको देखना है। सिर्फ कैश से मतलब है आपको प्रॉफिट लॉस खर्चा कुछ कोई चीज़ से मतलब नहीं है। आपको सिर्फ कैसा मतलब है? पैसा। बना रहे हैं कैश फ्लो, पैसा कैश का फ्लो हुआ है कि नहीं आपको वो देखना है, ठीक है ना। पैसा का फ्लो देखना है आपको, सीधा बात है। बताओ रिजर्व से कोई पैसा गया है क्या? आपने इसे खर्चा तो माना है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने यहाँ पे लिखा है तो गलत किया है। ये पीएल क्या बना है छोड़ दो, इसके हिसाब से इसका हेल्प लेके आपको कैश फ्लो बनाना है, तो आपको समझना पड़ेगा। अभी आपको कैश फ्लो पे ध्यान देना है। ये बिल्कुल करेक्ट बना है, इसे भूल जाओ एक बार। ये करेक्ट बना है, इसे भूल जाओ एक बार। हमें बनाना है कैश फ्लो। आपने इस पॉइंट से स्टार्ट कर लिया, आपने ये सारा चीज़ को माइनस किया है पेमेंट मान के, ये सारा चीज़ को ऐड किया है रिसिप्ट मान के, ठीक है ना। बताओ रिजर्व्स का पैसा आपने माइनस कर रखा है, डेबिट साइड में लिखा है मतलब माइनस कर रखा है। क्या रिजर्व्स का पैसा पॉकेट से कहीं जाता है? नहीं। कंपनी क्या करती है, अपना एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरे पॉकेट में पैसा रखती है। रिजर्व्स का मतलब क्या है? कुछ पैसा को साइड करना, सेट असाइड करना। मतलब आप एक गल्ला से पैसा निकाल के दूसरे गल्ले पे रख रहे हो, एक जगह से पैसा रख के दूसरा जगह सेफ रख रहे हो, ताकि ये पैसा को कोई हाथ ना लगा सके। एक रिजर्व बन के रह जाए, ताकि हमारा बिजनेस में यूज़ ना हो जाए वो पैसा, ताकि फ्यूचर अनफोर्सिन सिचुएशन, जब कभी फ्यूचर में हम लोग को कभी पैसा का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उस रिजर्व्स को यूज़ कर पाएँ, इसलिए हम लोग रिजर्व्स बनाते हैं। तो बताओ क्या ये पैसा आपके बिजनेस से बाहर गया? नहीं। तो आपने माइनस क्यों कर रखा है? आपने माइनस क्यों कर रखा है? जब ये पैसा गया ही नहीं है तो माइनस क्यों कर रखा है? बोलता उसे ऐड कर लो। मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं है। आप कैश फ्लो बना रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि माइनस क्यों कर रखा है भाई, ऐड करो उसे, ठीक है ना। क्योंकि ये तो हमारी सोच है ना, हमारी सोच है कि जितना हमने कमाया होगा उतना ही हमारे पास कैश आया होगा। लेकिन बहुत सारी गलतियाँ हैं इसमें। किस सेंस में गलती? कैश फ्लो के हिसाब से गलती। अकाउंट्स में कोई गड़बड़ नहीं है, कैश फ्लो के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आपकी जो सोच है उसमें गलत है कि भाई यही पैसा मेरे पास आया होगा नेट। अगर मैंने 1 लाख रुपए का इनफ्लो हुआ है, 50,000 का एक्सपेंस में आउटफ्लो हुआ, तो 50,000 मेरे पास बचना चाहिए। ये आपकी सोच गलत है, वो हम प्रूव करने जा रहे हैं। आपने अपना सोच से स्टार्ट किया कि भाई जितना पैसा मेरा नेट अर्निंग्स है, रिटेन अर्निंग्स, वो मेरे पास पैसा आया होगा। लेकिन आपकी सोच गलत कैसे हो गई? क्योंकि आपने रिजर्व्स को माइनस कर रखा है, जबकि रिजर्व्स में तो कोई पैसा गया नहीं है। आपने माइनस कर रखा है, उसे क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो लिखो ऐड
ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, जितना अमाउंट आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। अब देखो आपको 2 साल को कंपेयर करना पड़ेगा। आपको सोचो पिछले साल में आपका रिजर्व्स में बैलेंस था 1 लाख, ध्यान से समझना, पिछले साल आपका रिजर्व्स में बैलेंस था 1 लाख, इस साल उसमें है 1,10,000। मतलब आपने इस साल आपने रिजर्व्स में कितना पैसा भेजा है? 10,000 रुपया। आपका रिजर्व्स में ऑलरेडी 1 लाख रुपया उस गल्ला में जमा था, आपने और 10 डाल दिया होगा, तभी तो वो 1,10,000 बन गया। आपको बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में समझने की कोशिश करो, आपको बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, उसमें लिखा है पिछले साल 10,000 रुपया था, इस साल 10,000 रुपया है। पहले 1 लाख था, अब 1,10,000 है, तो इसका मतलब क्या है? आपने 10,000 रुपया और डाला है रिजर्व्स में डाला है ना, कोई पैसा बिजनेस के बाहर थोड़ी गया है, तो उसे आप ऐड बैक करोगे। कितना? जितना अमाउंट रिजर्व्स में गया है। अब बताओ अगर ऐसा हुआ होगा कि हमने रिजर्व से पैसा निकाला है, जैसे कि आपका रिजर्व्स था पहले 1 लाख, अब आपका रिजर्व्स हो गया 90,000, मतलब आपने रिजर्व से पैसा निकाल के अपने बिजनेस में लिया है, तो वो यहाँ पे आ जाता बाई रिजर्व्स। पैसा आएगा ना, बिजनेस में आ रहा है, अप्रोप्रिएशन में पैसा और आ रहा है, नेट प्रॉफिट तो है ही, प्लस रिजर्व्स आपने पिछले बार का टान लिया रिजर्व्स, ताकि इसको भी बांट दिया जाए। जो भी पैसा आपको बांटना होता है आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, जो भी पैसा आपका अवेलेबल है, अवेलेबल पैसा यहाँ लिखते हैं, और जैसे बांटते हैं वो यहाँ लिखते हैं। जो पैसा मेरे पास बांटने के लिए अवेलेबल है उसको मैं क्रेडिट साइड में लिखता हूँ, और जब मैं पैसा बांटता हूँ उसको मैं डेबिट साइड में लिख देता हूँ। तो जब मेरे पास रिजर्व्स पहले से 1 लाख था और अब 90,000 दिखाई दे रहा है, वो 10,000 रिजर्व्स कहाँ गया? वो मैंने बिजनेस में टान लिया। तो मैं क्या बोलूँगा? ये आपका में ऐड हो रखा है। आपने नेट प्रॉफिट के साथ क्या कर रखा है? इसे ऐड कर रखा है। आपका रिजर्व्स कम हो रहा है, मतलब आपने बिजनेस में वो पैसा ले आया, आपने वो पैसा बिजनेस यूज़ में ले लिया, मतलब आपका प्रॉफिट में आपने ऐड कर रखा है। लेकिन बताओ कहीं बाहर से पैसा आया है क्या? एक गुल्लक से दूसरे गुल्लक में पैसा आ गया, तो क्या बिजनेस में पैसा आया है? आप ही का पैसा था, आपने एक गुल्लक से निकाल के दूसरे गुल्लक में रख लिया, एक रिजर्व्स में रखा हुआ था उसको पैसा आपने रख लिया, कहीं बाहर से पैसा आया है क्या? नहीं। तो आपने ऐड क्यों कर रखा है? इसे लेस करेंगे, ट्रांसफ़र फ्रॉम जनरल रिजर्व। अगर आपने जनरल रिजर्व से कोई पैसा आया है, ट्रांसफ़र फ्रॉम जनरल रिजर्व, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। सर समझ में आ रहा है? बताओ। अब इंटरिम डिविडेंड, अब इसमें और भी बहुत कुछ आपको सोचना है, दिमाग लगाते रहना। हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बना रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बताओ इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट हुआ है? हाँ हुआ है। माइनस हो रखा है? हाँ हुआ है। फिर भी मैं इसका एडजस्टमेंट करूँगा? भैया ये तो बड़ी गलत बात है। यहाँ तक आपने बोला, हमने मान लिया, अब इसमें क्या आपको दिक्कत है? ये तो पेमेंट भी हुआ है, आपने बोला ही था इंटरिम डिविडेंड पेड हो जाता है, तो ये पेमेंट भी हुआ है और ये डेबिट साइड में लिखा हुआ है, मतलब माइनस भी हो रखा है, तब आपको क्या दिक्कत है? दिमाग लगाओ। डिविडेंड देना हमारा बिजनेस का एक्टिविटी है क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या? भैया डिविडेंड देना, हम लोग किसको देते हैं डिविडेंड? शेयर होल्डर्स को। अच्छा, मतलब आप बोलना चाह रहे हो भैया फाइनेंसिंग का खर्चा है ये। देखो यहाँ पे आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इंटरिम डिविडेंड मतलब आप पेमेंट तो कर रहे हो, पैसा भी बाहर जा रहा है, मान रहे हैं पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन क्या ये बिज़नेस का खर्चा है? आप तो कर रहे हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या ये बिज़नेस का खर्चा है? बताओ। ये तो फाइनेंसिंग का खर्चा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया फाइनेंसिंग में हम लोग क्या क्या चीज़ माइनस करते हैं। शेयर इशू किया तो प्लस, लोन लिया तो प्लस, लोन वापस दे दिया तो माइनस, उसमें कोई भी खर्चा होगा सारा माइनस। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं, तो प्लीज़ जाके वापस से फाइनेंसिंग एक्टिविटी का वीडियो चेक करो, या फिर मैंने जो आपको एक स्क्रीनशॉट लेके भेजा हुआ है वो देखो। उससे मैंने ऑलरेडी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा रखा है लेस डिविडेंड, लेस इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो वो पैसा जो गया है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो आपने ऑपरेटिंग में माइनस क्यों कर रखा है? ये तो ऑपरेशन का पार्ट है ना, पीएल, आपने यहाँ क्यों माइनस कर रखा है? तो बोलता है इसे ऐड करो, ऐड इंटरिम डिविडेंड। तो भैया फिर तो ये भी वही होगा, ये वाला डिविडेंड, पिछले साल वाला जो आपने पेमेंट किया है, ये भी तो फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। हाँ, और ये भी माइनस हो रखा है, आप इसे भी ऐड करोगे? हाँ, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा क्योंकि ये कहाँ माइनस होना चाहिए? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस होना चाहिए, ऑपरेटिंग में माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑपरेटिंग में मैं ऐड कर दूँगा। ये ऑलरेडी माइनस हो रखा है, देखो डेबिट हो रखा है, मतलब ये ऑलरेडी माइनस हो रखा है, मैं इसे ऐड बैक कर दूँगा क्योंकि ये जाके फाइनेंसिंग में माइनस होगा। डिविडेंड फाइनल, या फिर लिख लो प्रपोज डिविडेंड, है ना, नाम आज भी चलता है, कभी कभी प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं लोग, प्रपोज डिविडेंड, ये ऐड हो रहा है, ठीक है। अब ये बताओ, मैं ये लिखना नहीं है आपको, समझने के लिए आप पेंसिल से लिख सकते हो। ये दोनों मैंने ऐड लेस क्यों किया?
क्योंकि नॉन कैश आइटम है, ये पैसा में इन्वॉल्व नहीं है। और ये दो मैंने ऐड क्यों किया, बिकॉज दीज आर फाइनेंसिंग इन नेचर, ये जाके फाइनेंसिंग में जाके माइनस हो जाएगा। ये मैंने ऐड और लेस किया क्योंकि ये नॉन कैश आइटम थे जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए मैंने माइनस प्लस किया क्योंकि हम लोग कैश फ्लो बना रहे हैं। और ये मैंने फाइनेंसिंग है बोल के मैंने ऐड बैक किया क्योंकि ये तो खर्चा कहाँ का है, ये खर्चा फाइनेंसिंग में है, तो फाइनेंसिंग में जाके माइनस होगा, है ना। यहाँ पे क्यों माइनस हो रखा है, ऐड करो। अच्छा, अब टैक्स कौन सा आपने माइनस कर रखा है, करेंट ईयर का। भैया करेंट ईयर का टैक्स तो अभी तक पेड हुआ ही नहीं है, वो तो नेक्स्ट ईयर पे होगा, माइनस क्यों कर रखा है, ऐड करो। क्या लिखूँ इसे, प्लस प्रोविज़न फॉर टैक्स करेंट ईयर, ऊपर वाले में दोनों में लिख दो। इंटरिम तो करेंट ईयर वाला है, प्रपोज डिविडेंड जो है वो प्रीवियस ईयर वाला है, ठीक है। अच्छा भैया, तब तो एक बात हमें पूछना है आपसे, क्या पूछना है भाई, सर भैया अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स आपने ऐड किया है करेंट ईयर वाला, कि चलो ये पेमेंट नहीं हुआ आपने इसे ऐड कर दिया, तो भैया पिछले साल का टैक्स तो पेमेंट हुआ होगा ना। बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर इस साल का टैक्स आपने माइनस कर रखा है और वो पेड नहीं हुआ तो आपने ऐड कर दिया, भैया चलो इसमें दिक्कत नहीं है, भैया पिछला साल का तो टैक्स पेमेंट हुआ होगा, हाँ बिल्कुल हुआ होगा, तो उसे माइनस करो। भैया वो कौन सी एक्टिविटी है, ना तो यहाँ पे कोई फंड जमा हो रहा है गवर्नमेंट से, ना तो यह किसी कहीं इन्वेस्ट किया हमने, तो अगर कोई एक्टिविटी में नहीं आ रहा है तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग में। कोई चीज़ जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एकदम लास्ट में उसे माइनस करते हैं, लेस टैक्स, एकदम लास्ट में। चाहे आप लोग अभी मत लिखो, लास्ट में जब मैं फॉर्मेट कंप्लीट कराऊंगा तब लिख लेना, लेस टैक्स पेड। कौन सा साल का टैक्स पेमेंट हो रहा है, प्रीवियस ईयर वाला। अच्छा, मतलब करेंट ईयर का जो भैया माइनस हो रखा है उसे आपने ऐड कर दिया क्योंकि एक्चुअल में वो पेमेंट हुआ नहीं है, ये ऑलरेडी माइनस किया हुआ था, आपने ऐड कर दिया क्योंकि अभी तक इसका पैसा बाहर गया नहीं है, ठीक है। और पिछले साल का हमारा टैक्स पेमेंट हुआ है, इसलिए हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस कर देते हैं, ये रहा, ठीक है, क्लियर। भैया इसमें तो और कोई आइटम है नहीं, हाँ ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसे एडलेस कर दिया तो ये क्या निकल जाएगा, ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये फिगर मेरा निकल के आ गया यहाँ पे। और इस फिगर को मैं ले जाऊँगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये रहा। ये कहाँ से आया मेरा फिगर, वर्किंग नोट 1, यहाँ से वो फिगर मेरा आ जाएगा, जो वर्किंग नोट में मैंने फिगर निकाला यहाँ पे आ गया। अब हम लोग कहाँ पे पहुँच गए बताओ, हम यहाँ से स्टार्ट किया, हमने इसका एडजस्टमेंट किया, इसका किया, इसका किया, इसका किया, इसका भी किया, और हम लोग अब यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने का मतलब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और मैं आपको क्लास में भी बताया था, या मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट जो फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, अब आपको ये सब आइटम में चेक करने की कुछ गलतियाँ हैं क्या, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो अब हम चेक करना चालू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट हमारा हो चुका है, वर्किंग नोट में हमने कर लिया इसे। अब ये वाला पार्ट हमें चालू करना है। और जिसने भी मुझसे ये सीखा हुआ है कि हम लोग एक ही में बनाएंगे, जैसे अगर कोई अगर एक ही अकाउंट में बनाना चाहता है, कैश फ्लो में बनाना चाहता है, तो वो जो हमने वर्किंग नोट में किया ना, ये सब चीज़ को आप लोग यहाँ भी कर सकते हो, कैश फ्लो में भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, हमने वहाँ पे क्या एडजस्टमेंट किया आपको याद है ना, हम लोग ये लिखते हैं ऐड और लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसका मतलब है हम लोग वो आइटम्स को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं जो या तो कैश में नहीं हुआ हो, मतलब जो नॉन कैश हो, जैसे हमने किया था ना रिजर्व्स वगैरह को, तो या तो वो नॉन कैश है उसको एडलेस करेंगे, या फिर वो नॉन ऑपरेटिंग हो, मतलब वो ऑपरेटिंग नहीं है, या तो वो फाइनेंसिंग है या तो वो इन्वेस्टिंग है, इसलिए यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप ये मान के चल रहे हो कि जो भी पैसा आया है, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उतना पैसा आया है। दूसरी बात कि आपने ये माना है कि जितना भी इनकम और एक्सपेंसेस सारा बिजनेस वाला है, तभी तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया ना ऑपरेटिंग से। आपने ये माना है कि जितना भी पैसा आया, जितना भी पैसा गया सब कैश में। दूसरी बात, जितना भी इनकम हो रहा है या जितना भी एक्सपेंस हो रहा है सारा बिजनेस का है, तभी तो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इस अमाउंट से स्टार्ट किया ना, ये या फिर ये। तो आप ये मान रहे हो कि जो भी पैसा आया या जो भी पैसा गया वो सारा कैश में आया गया, प्लस दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मतलब बिजनेस वाला है, राइट। तो हमने ये वाला पोर्शन कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्ट पेड। देखो पहला ही आइटम आ गया इंटरेस्ट पेड। बताओ ये माइनस हो रखा है ना, हाँ हो रखा है।
इंटरेस्ट पेड बताओ बिजनेस का खर्चा है या फाइनेंसिंग का खर्चा है? भैया इंटरेस्ट तो हम तब देंगे अगर हम लोन लेंगे तो, और लोन लेना हमारे लिए बिजनेस का काम नहीं है, लोन लेना हमारा फंड कलेक्ट करने का काम है, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। देखो अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो कि फाइनेंसिंग कब, इन्वेस्टिंग कब, तब तो देखो टाइम लगेगा आपको समझने में, दिक्कत है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस के लिए फ़ंड कलेक्ट करना, चाहे वो शेयर होल्डर्स फंड हो, चाहे वो बिजनेस मालिक का पैसा हो, चाहे वो लोन हो। अगर आपने लोन लिया है तो उस पर आपका खर्चा क्या है? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। आप अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट जो मैंने दे रखा है उसमें देखो, मैंने वहाँ पे माइनस कर रखा होगा इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ठीक है ना, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सब हमने माइनस कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंसिंग का खर्चा है। लेकिन ये माइनस कहाँ हो रखा है? पीएल में। बिजनेस का ऑपरेशन जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे ये माइनस हो रखा है। पैसा तो गया होगा, इंटरेस्ट पे हुआ है, ठीक है, पैसा गया है, कोई दिक्कत नहीं है पैसा में, लेकिन क्या ये बिजनेस से है? क्या ये ऑपरेटिंग है? नहीं। तो आपने माइनस कर रखा है, इसलिए आपको ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड ऐड करना पड़ेगा, ऐड। यहाँ ऐड होगा तो कहीं ना कहीं तो माइनस होना चाहिए। यहाँ ऐड क्यों हुआ? ये होता है ऐड बैक, ध्यान देना, ये होता है ऐड बैक। क्यों ऐड बैक क्यों बोलूँगा मैं इसे? क्योंकि ऑलरेडी आपने इसे माइनस कर रखा था। देखो पीएल में आपने ऑलरेडी इसे डेबिट कर रखा है, पीएल अकाउंट में ऑलरेडी आपने इसे माइनस कर रखा है, इसलिए हम इसे ऐड बैक कर रहे हैं। अब बराबर लेवल पे आ गया, आपने ऐड बैक कर दिया तो बराबर लेवल पे आ गया। ऑलरेडी माइनस हो रखा था, उसने आपको, उसको आपने ऐड बैक कर दिया, अब वो जीरो लेवल पे आ गया। अब आप देखो सही में क्या इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है? हाँ, पैसा तो गया है, तो कहीं से तो माइनस होना चाहिए कैश फ्लो में। माइनस हो रखा था, उसने आपको उसको आपने ऐड बैक कर दिया। ये ऑलरेडी माइनस था, उसने उसको आपने ऐड बैक कर दिया, कहीं तो माइनस होना चाहिए, क्योंकि पैसा तो बाहर गया है। कहाँ से होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके आप इसे माइनस करोगे, ठीक है ना। अब रट्टा लगाने के लिए क्या बोला जाता है कि ऑपरेटिंग में ऐड होगा, वो वहाँ जाके लेस होगा, जो ऑपरेटिंग में लेस होगा वो इन्वेस्टिंग में जाके ऐड होगा। अब ये या तो रट लो ऐसे, या फिर लॉजिकली समझो यहाँ पे ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी माइनस किया हुआ था, लेकिन ये ऑपरेटिंग नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है ना, क्योंकि ये क्या है? फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड है। तो बोलता है यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, तो ऐड बैक कर दिया हमने, और कहाँ माइनस होगा? जाके फाइनेंसिंग में। क्लियर है? अब आ जाओ, ये हो गया हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। बताओ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट कौन सा एक्टिविटी है हमारा? भैया फिक्स एसेट मतलब तो होता है इन्वेस्टमेंट। ओहो, आपने यहाँ क्यों माइनस कर रखा है? ऐड करो इसे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट। बताओ ये कहाँ जाना चाहिए? भैया ये जाना चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके ये देखना आप, ऑलरेडी ये माइनस हो चुका होगा। हम लोग सेल वैल्यू अगर 100 रुपये का मशीन हम 90 में बेच रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे 90 ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब ऑलरेडी लॉस वाला फिगर वहीं पे कंसीडर हो जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये तो बिजनेस का काम नहीं है ना आपका, एसेट बेचना, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट बेचना, इसलिए यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। क्या बताओ इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, इसमें कोई पैसा गया आपका? देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पैसा गया कि नहीं गया। इंटरेस्ट पेड, हाँ पैसा गया है, लेकिन फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है? ये ऑपरेटिंग नहीं है, इसलिए हमने इसका एडजस्टमेंट किया। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस हुआ है तो कम पैसा आया होगा, 100 का एसेट आपने बेचा तो 90 आया होगा, तो पैसा का तो झोल है यहाँ पे। लेकिन पैसा का तो झोल है, ठीक है, लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो हमने इसे माइनस किया हुआ था, हमने ऑपरेटिंग में ऐड कर दिया। देख लो ये ऑलरेडी माइनस था, हमने इसे ऐड कर दिया, यहाँ पे बराबर हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसका हिसाब हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ। आपने इसे माइनस कर रखा है। सबसे पहले बताओ क्या ये कोई पैसा गया आपका? आप जब डिप्रिशिएशन चार्ज करते हो या कोई इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करते हो, कोई पैसा पॉकेट से जाता है? नहीं। जब आपने इंटेंजिबल एसेट खरीदा होगा या आपने कोई एसेट खरीदा होगा, ये वाला भी बात कर रहा हूँ मैं साथ साथ में, जब आपने कोई इंटेंजिबल एसेट या टेंजिबल एसेट खरीदा होगा तब पैसा गया होगा ना। जब डिप्रिशिएशन चार्ज हो रहा है तब कोई पैसा थोड़ी पॉकेट से जा रहा है, तो अपना माइनस क्यों किया? बताओ, पैसा ही जब नहीं गया तो माइनस क्यों किया? डेबिट साइड में लिखना मतलब माइनस करना है ना, ये इनकम, ये माइनस एक्सपेंस, तो आपने इसे माइनस क्यों कर रखा है? ये दोनों आइटम तो पैसा कोई गया ही नहीं है इसके बदले, तो क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए डिप्रिशिएशन और एमोटाइजेशन, या फिर साथ में लिख लो इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ।
कभी कभी हम लोग एमोटाइजेशन वाला वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, उसके बदले सीधा लिख देते हैं इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। तो ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए मैंने दोनों लिखवा दिया, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। टेलीफोन एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, भैया टेलीफोन पे हुआ है और बिज़नेस का खर्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पेमेंट हुआ है कैश में, हाँ हुआ है, माइनस कर रखा है आपने, कर रखा है, बिजनेस से रिलेटेड है, हाँ कुछ नहीं करना है। कैरेज, पैसा गया है, हाँ गया है, क्या वो माइनस हो रखा है, हाँ हो रखा है, क्या बिजनेस से रिलेटेड है, हाँ है, कुछ नहीं करना है। वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, क्या पेमेंट हुआ है, हाँ हुआ है, क्या सैलरी पेमेंट हुआ है, हाँ हुआ है, क्या आपने माइनस कर रखा है, हाँ भैया कर रखा है, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है, हाँ भैया, तो कुछ नहीं करना है। अच्छा, मतलब भैया सिर्फ वही आइटम को देखना है, या तो वो नॉन कैश होना चाहिए, मतलब आपने डेबिट कर रखा है लेकिन वो उसके लिए कोई पैसा नहीं गया है तो उसे ऐड कर दो, या फिर वो नॉन ऑपरेटिंग होना चाहिए, पैसा गया है लेकिन वो ऑपरेटिंग नहीं है, फाइनेंसिंग है या फिर इन्वेस्टिंग है, तो आपको यहाँ से हटाना है। बस इतना सही है भैया। हाँ, अब आते हैं क्रेडिट साइड में। ये सारा आइटम क्या हो रखा है बताओ, ऐड हो रखा है ना, ये सब ऐड हो रखा है। अब एक एक करके पकड़ते हैं। डिस्काउंट ऐड हो रखा है, हाँ, क्या क्या पैसा आया है, हाँ आया होगा, हो सकता है डिस्काउंट आया तो आया होगा पैसा। अच्छा, क्या ये ऐड हो रखा है, हाँ, क्या बिजनेस से रिलेटेड है, हाँ, तो कुछ नहीं करना है। इंसेंटिव मिला, कमीशन मिला, भैया इंसेंटिव ऐड हो रखा है, हाँ हो रखा है, कमीशन ऐड हो रखा है, हाँ हो रखा है, क्रेडिट साइड में ऐड हो रखा है ना, क्रेडिट साइड का मतलब है ऐड होना, प्रॉफिट के साथ ऐड हो रहा, ठीक है ना, प्रॉफिट के साथ ऐड कर रहे हैं ना ये सब चीज़, हाँ ऐड हो रखा है। क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है, हाँ इंसेंटिव बिजनेस का होता है, कमीशन भी बिजनेस का होता है, हाँ भैया हाँ हाँ कमीशन बिजनेस का है, तो ऐड भी हो रखा है, बिजनेस का भी है, पैसा भी आया है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब आएगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, मतलब 100 रुपये का एसेट आपने 110 में बेचा तो आपका 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, आपने ऐड कर दिया, बहुत अच्छी बात है, पैसा आया, हाँ आया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, क्या ये बिज़नेस का काम है क्या आपका, क्या फिक्स एसेट बेचना, इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा कमाना आपका बिजनेस का काम है क्या, क्या ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या, नहीं, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने इसे ऐड कर रखा है, इसे यहाँ से लेस करो, लेस करो, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। बताओ ये यहाँ से तो लेस कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एडेड है, यहाँ पे प्रॉफिट में ऑलरेडी एडेड है, तो मैंने यहाँ से लेस कर दिया। लेकिन भैया पैसा तो आया था, कहाँ लिखना चाहिए फिर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। देख लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपको ऑलरेडी लिखाया हुआ है फॉर्मेट में कि फिक्स एसेट का सेल या परचेज वहाँ पे एडलेस होगा। अगर आपने 100 का एसेट 110 में बेचा है तो वहाँ पे 110 रुपया प्लस करोगे कि 110 रुपया आया मेरे पास, 100 रुपया तो आया ही आया, प्लस 10 रुपया प्रॉफिट का भी आ गया, तो वो आप कहाँ लिखोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये मैंने यहाँ पे लेस क्यों कर दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉफिट में एडेड था, लेकिन ये ऑपरेटिंग नहीं है। हम लोग कौन सा एक्टिविटी देख रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख रहे हैं, इसलिए इसे ऐड बैक कर, इसे आपको इसे लेस करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी एडेड था, इसलिए लेस करो, ठीक है। इंटरेस्ट, क्या आपको इंटरेस्ट मिला है, हाँ भैया मिला है ना, एकदम पैसा मिला है। क्या आपको डिविडेंड मिला है, हाँ भैया मिला है। क्या आपको रेंट मिला है, हाँ मिला है। क्या ये एडेड है, हाँ भैया तीनों चीज़ एडेड है। बताओ क्या इंटरेस्ट मिलना आपका बिजनेस का काम है क्या, नहीं भैया, पक्का हमने किसी कंपनी का डिवेंचर्स खरीद रखा होगा, किसी को लोन दे रखा होगा, तो बताओ वो क्या है, आपका बिजनेस का काम है या इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा कहीं, भैया वो तो इन्वेस्टिंग है, ये तो इन्वेस्टिंग का अर्निंग है। अच्छा डिविडेंड, आपको डिविडेंड मिल रहा है, ऐसे तो कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए, यहाँ आपको डिविडेंड मिल रहा है, क्या ये आपका इनकम है, हाँ भैया इनकम तो है। क्या ये बिजनेस इनकम है, नहीं भैया ये तो ऑपरेटिंग पार्ट नहीं है हमारा, ऑपरेशन का काम तो नहीं है हमारा, बिजनेस का काम तो नहीं है कि भाई हम लोग शेयर्स में पैसा लगाएं और कमाएं। शेयर्स में पैसा लगा के डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है, ये तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। रेंट रिसीव्ड, आपने किसी बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उसको रेंट पे चढ़ा रखा है, क्या वो बिजनेस इनकम है आपका, नहीं, वो तो आपका इन्वेस्टिंग इनकम है। आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है बिल्डिंग में, आपने बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो बिल्डिंग से रेंट मिल रहा है आपको, तो ये सारा इनकम आया है, पैसा भी आया है, ये ऐड भी हो रखा है, लेकिन ये सब ऑपरेटिंग नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एडजस्ट करना होता है, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। यहाँ पे ऐड हो रखा है ऑलरेडी, आपको लेस करना है। रटने वाला एक लॉजिक बताओ अगर रटना है तो, जो यहाँ पे लेस होगा, जो यहाँ पे लेस होगा वो इन्वेस्टिंग में जाके ऐड होगा। दिखा दूँ, देख लेना चाहिए आप लोग अपने फॉर्मेट में, जो यहाँ पे लेस हो रहा है वो इन्वेस्टिंग में जाके ऐड हो रहा है, अगर रटना ही है तो लास्ट में। और जैसे ये आइटम हुआ, ये आइटम हुआ, ठीक है ना,
और ये सब डिप्रिशिएशन वगैरह भी अल्टीमेट, ये सब छोड़ दो डिप्रिशिएशन एक बार, ठीक है ना। डिप्रिशिएशन दूसरा टाइप का चीज़ हो गया, जिससे पैसा आया जा रहा है, जिससे पैसा आ रहा है या जा रहा है। जैसे इसमें पैसा आ रहा है, इसमें पैसा आ रहा है, तो कोई पैसा अगर आ रहा है उसको आपने यहाँ पे लेस किया है तो जाके वो इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा। ये पैसा जैसे जा रहा है, अच्छा इसमें भी तो लॉस पे पैसा जा नहीं रहा है, कम पैसा आता है इसमें। कौन सा पैसा जा रहा है? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, जैसे यहाँ पे मैंने और भी किया था, डिविडेंड पेड, इंटरम डिविडेंड पेड। तो जो पैसा जा रहा है आपके पॉकेट से, पैसा जा रहा है और आपने उसे यहाँ पे ऐड किया है, तो वो जाके फाइनेंसिंग में लेस हो जाएगा। भैया आप तो कंफ्यूज कर रहे हो बता के, मुझे पता है कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रट्टा मारोगे तो यही होने वाला है। तो रट्टा नहीं मारना है आपको। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने प्रॉफिट से स्टार्ट किया, जो एडजस्टमेंट्स आपको दिख रहा है कि या तो वो नॉन कैश है तो उसे एडजस्ट करो, या तो नॉन ऑपरेटिंग है तो उसे एडजस्ट करो। दो चीज़ आपको एडजस्ट करना होता है, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, जो हमने यहाँ भी किया है। ये क्या था? नॉन कैश था। ये दोनों क्या था? नॉन कैश। इंटरिम क्या था? नॉन ऑपरेटिंग। फाइनल डिविडेंड क्या था? नॉन ऑपरेटिंग। और प्रोविजन फॉर टैक्स क्या था? नॉन कैश। अभी तक पैसा गया नहीं है। तो या तो हम लोग ने नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एडजस्ट किया है जो ऑपरेटिंग नहीं है, या तो फाइनेंसिंग होगा या इन्वेस्टिंग होगा, या फिर हमने नॉन कैश आइटम को एडजस्ट किया है जिसके लिए कोई पैसा नहीं गया है लेकिन हमने पीएल में उसे डेबिट या क्रेडिट कर रखा है। देखो यहाँ रिजर्व्स को हमने क्रेडिट कर रखा है, यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स को डेबिट कर रखा है, ये रिजर्व्स को डेबिट कर रखा है, डेप्रिसिएशन को कर रखा है। क्या ये कैश आइटम है? बताओ। दीज आर नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश अप्रोप्रिएशंस। तो यू हैव टू एडजस्ट दिस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट्स, ठीक है ना, ताकि आपको सही फिगर पता चले। ये सब करने से क्या निकलेगा? सारा आइटम हो गया पीएल का, हमने सारा देख लिया। ये निकल जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बस यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, बाकी इजी है, वो मैं समझा दूंगा, टेंशन नहीं है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये क्या करना है आपको? ये सारा को ऐड लेस जो भी है वो टोटल कर देना। ये सारा इनर कॉलम में हो रहा है, ध्यान रखना। बाहर का जो कॉलम है ना, उसमें सिर्फ 6 अमाउंट जाएगा। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मेन टोटल, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग का टोटल। फोर्थ हेडिंग क्या होता है? तीनों का एडिशन। फिफ्थ हेडिंग क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंड लास्ट हेडिंग क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये सिर्फ 6 अमाउंट जो है, 6 हेडिंग जो मेन हेडिंग, वो सिर्फ बाहर वाले कॉलम में जाएगा, बाकी सारा अंदर आने वाला है, ठीक है। तो ये बन गया कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है ना। अब इसमें पहले मैं दिखा देता हूँ कि क्या लिखवाया जाता है यहाँ पे। ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। क्या भैया ये रटना है हमें? अगर रट सकते हो तो रट लो, है ना। रीज़न मैं आपको बता दूंगा, लॉजिक क्या होता है इसका। ये क्यों ऐड किया जाता है या क्यों लेस किया जाता है, इसका भी लॉजिक है। इसके नीचे आ जाएगा कैश जनरेटेड या फिर यूज्ड। अगर माइनस होगा तो लिखेंगे हम लोग कैश यूज्ड, और पैसा प्लस में आएगा तो हम लोग लिखेंगे जनरेटेड। पॉजिटिव होगा तो जनरेटेड, नेगेटिव होगा तो यूज्ड। कैश जनरेटेड और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, ये ऐड करना है आपको और ये लेस करना है। देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था शॉर्टकट वाले में, कि ये दो आइटम जो है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और थोड़ा बहुत यहाँ का भी शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये सारा चीज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी आइटम होगा वो नॉन करंट एसेट के हेडिंग में आता है, और वो सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग पैसा कहीं। बाकी जो बच गया करंट लाइबिलिटी और बाकी जो करंट एसेट्स बच गया, अब इसका क्या करना है भैया? ये तो बिज़नेस से रिलेटेड है, तो इसमें अगर कोई चेंजेस आएगा, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में कोई चेंजेस आता है, तो वो भी तो बिज़नेस से रिलेटेड है ना। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में अगर कोई चेंजेस आता है तो वो भी तो बिज़नेस से रिलेटेड है, तो आपको उसका चेंजेस देखना है। आपने अभी तक सिर्फ क्या देखा है? अभी तक आपने देखा कि भाई उल्टा फुल्टा जो चीज़ माइनस या प्लस किया हुआ था, जिससे ना तो कोई कैश का लेन देन है, जो ना तो ऑपरेटिंग से मतलब नाता रखता है, उसको हमने एडलेस कर दिया। अब हम लोग आ गए कैश फ्रॉम ऑपरेशन, बिजनेस का, ऑपरेशन का
कैश में आ गए हम लोग अब, क्योंकि हमने सारा एडजस्टमेंट कर लिया। अब पता चल गया कि बिजनेस ऑपरेशन से कितना पैसा आया या कितना पैसा गया। लेकिन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, इससे रिलेटेड आइटम तो हमने अभी तक देखा ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट पे हमने सब चीज़ देख लिया, सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी अभी बाकी है। अब ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या लॉजिक है देख लो, या तो आपको ये एडलेस ऐसे देख लो, याद कर लो, या फिर एक सिंपल सा लॉजिक समझो। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ एक एक करके, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगी बात। जैसे कि चलो मेरे पास एक है स्टॉक, ठीक है ना, स्टॉक मेरे पास 31 मार्च 2018 को और 31 मार्च 2019 को दो बैलेंस शीट मेरे को दिया हुआ है। मेरे को ये वाला कैश फ्लो बनाना है, 2018-19 का ये वाला जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं इस साल का, ठीक है ना। पिछले साल आपका स्टॉक था 2 लाख रुपए का और अब आपके पास स्टॉक है 2.5 लाख रुपए का। देखो बाकी जो सेल परचेज बीच में हुआ होगा ना, वो सारा एडजस्टमेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हो चुका है। बीच में जो भी कैश सेल, कैश परचेज, जो भी कुछ हुआ है ना, वो सारा एडजस्टमेंट हमारा यहाँ से ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। आपको सिर्फ अब देखना है चेंज, स्टॉक करंट एसेट करंट लायबिलिटी में क्या चेंज हुआ है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में देख रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझना, एकदम ईजी है, एक बार में समझ में आने वाला है। आपके पास स्टार्टिंग में 2 लाख का माल था, आपके पास स्टार्टिंग में, और कुछ भी मत सोचना, ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इसी पे ध्यान देना, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा कंसेप्ट। आपके पास स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए का माल था और 31/3/2019 को आपके पास 2.5 लाख रुपए का माल है। बताओ क्या हुआ होगा। सिंपल, खाली ये देख के समझाओ मुझे, बाकी छोड़ दो एक बार, बाकी सब कंसिडर हो चुका है इनडायरेक्टली। ये दूसरा टाइप से मेथड कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट मेथड नहीं है ये भैया। इसमें हम लोग बताएं आपको, आपने 50,000 का नया माल खरीदा होगा, हो सकता है मैंने ज़्यादा परचेज़ किया, मैं बोल रहा हूँ बाकी चीज़ को भूल जाओ, सिर्फ इतना देखो। 2 लाख का आपके पास माल था, अभी आपके पास 2.5 लाख का माल है, मतलब मैंने 50,000 का और माल ख़रीदा होगा। आपने अगर और माल ख़रीदा है तो आपका पैसा गया होगा। 2 लाख का माल था, अभी आपको 2.5 लाख का माल है, मतलब आपने और 50,000 का माल ख़रीदा है। 50,000 का माल खरीदेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा भैया? पैसा तो जाएगा अगर माल खरीदेंगे तो, राइट। तो मतलब जब आपका स्टॉक बढ़ेगा, मतलब जब भी आपका करंट एसेट बढ़ेगा, आप बोलना चाह रहे हो कि जब भी करंट एसेट बढ़ेगा मतलब हम लोग खरीदेंगे। करंट एसेट बढ़ने का मतलब हम लोग खरीद रहे हैं स्टॉक, मतलब पैसा गया। तो देख लो, करंट एसेट इंक्रीज होगा, करंट एसेट इंक्रीज होगा तो पैसा जाएगा। इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब पैसा जाएगा, समझ में आ रहा है? इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब पैसा जाएगा। दूसरा एग्जांपल लूँ, सोचो आपके पास 3 लाख रुपए का स्टॉक था और आज आपके पास 2 लाख रुपए का स्टॉक है। मैं वापस करंट एसेट पे आ गया, स्टॉक एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आपके पास 3 लाख का स्टॉक था, आज आपके पास 2 लाख का स्टॉक है। बताओ क्या हुआ होगा भैया? 1 लाख का स्टॉक हमने बेच दिया होगा, तो आपका पैसा इंक्रीज होगा या डिक्रीज? भैया 3 लाख का माल था, अब 2 लाख है, मतलब मेरा स्टॉक घटा। स्टॉक घटा मतलब आपने स्टॉक बेचा होगा, तो पैसा आया होगा आपके पास। आपने अगर माल बेचा है 1 लाख का, तो पैसा आपके पास आया होगा। मतलब जब भी मेरा स्टॉक डिक्रीज़ होगा, कोई भी मेरा करंट एसेट डिक्रीज़ होगा, मतलब मैंने वो एसेट बेच दिया, ठीक है। वो एसेट बेचा तो पैसा आया। तो करंट एसेट डिक्रीज़ होना मतलब पैसा आएगा, करंट एसेट डिक्रीज़ होना मतलब पैसा आएगा। देख लो, डिक्रीज़ इन करंट एसेट मतलब पैसा आया, ऐड। दूसरा डेटर, मान लो डेटर, आप किसी से 3 लाख रुपए पाते थे, आप उससे आज 2 लाख रुपए पाते हो, मतलब उसने आपको 1 लाख रुपए दे दिया। तो करंट एसेट गिरेगा मतलब पैसा आएगा। क्लियर है? क्लियर है? करंट लायबिलिटी, कोई आपका क्रेडिटर है, सोचो कोई आपका क्रेडिटर है, वो आपसे 3 लाख रुपए पाता है। पिछले साल आपसे वो 3 लाख रुपए पाता था, आज आपसे वो 2 लाख रुपए पाता है। क्रेडिटर है, वो आपसे 3 लाख रुपए पाता था, आज आपसे वो सिर्फ 2 लाख रुपए पाता है। इसका मतलब क्या है? पक्का आपने उसे 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया होगा। अगर वो 3 लाख पाता था और आपसे आज 2 लाख रुपए पा रहा है, तो आपने 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट किया या नहीं किया? किया। इसका मतलब है जब भी करंट लायबिलिटी गिरेगा, लायबिलिटी गिरा मतलब आपने पैसा दे दिया, लायबिलिटी गिरने का मतलब आपने, लायबिलिटी गिरने का मतलब आपने पैसा दे दिया, लायबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब आपने पैसा
पेमेंट किया तो पैसा जाएगा, तो इसलिए लेस। तो ये सारा लॉजिक से ये काम चल रहा है। आपने एसेट खरीदा तो पैसा जाएगा, लाइबिलिटी पेमेंट कर दिया तो पैसा जाएगा, एसेट बेच दिया तो पैसा आएगा, लाइबिलिटी। और सोचो शॉर्ट टर्म बोरिंग में एक छोटा सा कोई एग्जांपल लेता हूँ, कोई छोटा सा बोरिंग है, बोरिंग हिसाब से फाइनेंसिंग में आता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेने के लिए समझा रहा हूँ। सोचो करंट लाइबिलिटी, कोई माल सोचो आपने कोई क्रेडिटर से 2 लाख का, वही 2 लाख पाता था, अब वो 3 लाख पाता है, तो आपने क्या किया, इससे 1 लाख रुपए का माल लेके आपने बेचा, उल्टा आपने उससे उधार लिया। सोच लो, हो सकता है क्रेडिटर से आपने उधार लिया, चलो उधार लिया मतलब आपके पास 1 लाख रुपए आया होगा, वो पहले आपसे 2 लाख पाता था, अब आपसे 3 लाख पाता है, मतलब 1 लाख रुपए आपके पास आया है ना। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब पैसा आया तो प्लस। हालांकि इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग है ना, क्योंकि ये माल आया तो आपके ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूडेड है, उस टाइप का कुछ है, लेकिन बाकी चीज़ में आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, सिर्फ ये वाला छोड़ के, है ना। इसे भी समझा सकता हूँ मैं, लेकिन वो आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है ना। बाकी अगर जिसका किया हुआ है उसको समझ में आ जाएगा। डिक्रीज इन करंट एसेट, स्टॉक बेचा तो पैसा आएगा। इंक्रीज इन करंट एसेट, स्टॉक खरीदा तो पैसा जाने वाला है। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी चुकाएंगे तो पैसा जाएगा, और ले लेंगे पैसा तो पैसा आएगा। यही लॉजिक है इसका एडलेस करने का, ठीक है। तो ये आपका निकला कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर आप लिख सकते हो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये भी लिख सकते हो आप लोग, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये नहीं लिख के आप ये भी लिख सकते हो। अब भैया इसमें क्या है, अब देखो आपका करंट ईयर का जो टैक्स था वो तो आपने यहाँ पे माइनस कर रखा है, आपने पीछे ऐड कर लिया कि भाई ये पैसा मैं माइनस क्यों करूँगा, ये तो मेरा टैक्स अभी तक पेमेंट हुआ नहीं, तो आपने ऐड कर लिया था। इस साल आपका कोई पेमेंट हुआ है टैक्स का, हाँ, पिछले साल वाला, तो आपने उसे माइनस कर दिया, देखो लास्ट में, ठीक है। अब सोचो कोई आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो रहा है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो रहा है, जैसे कि कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल रहा है, कोई आपका इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल रहा है ना, कोई चीज़ का इंश्योरेंस हुआ था वो क्लेम मिल रहा है। बताओ क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? क्या आप इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करते हो? नहीं। क्या वो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? क्या आप इंश्योरेंस वाले से लोन ले रहे हो? क्या आप इंश्योरेंस वाले से फ़ंड कलेक्ट कर रहे हो? नहीं। इंश्योरेंस क्या है, ना वो बिज़नेस से रिलेटेड है, ना वो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, और ना वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। तो मैं क्या करूँगा, उसे मैं बोलूँगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जैसे सोचो आपके यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया और आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ गया, बहुत सारा आपका नुकसान हुआ, आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा, तो क्या ये आपका इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? नहीं, ये आपका एक्स्ट्रा खर्चा है। तो कोई भी अगर आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है तो लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और कोई अगर एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आ रहा है तो ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। गेन होगा तो ऐड होगा, एक्सपेंस होगा तो लेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा चीज़ बताना है, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो, ये प्लस हो जाएगा, है ना, हाँ ये प्लस है, याद रखना। आया है पैसा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हुआ, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, अगर ये वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अगर ये वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपका यहाँ पे ऐड या लेस है ऑलरेडी। सोचो मेरे को कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला, मैंने उसे यहाँ लिख रखा है बाय इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा इंश्योरेंस क्लेम इनकम है, मैंने यहाँ लिख रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी जो एडेड है इसे आपको यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, इसे आपको यहाँ लेस करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने अभी तक वहाँ पे क्यों नहीं करवाया था, कि मेरे हिसाब से मैंने ये अज्यूम किया था कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, अर्थक्वेक का खर्चा यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इनकम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कोई, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। मतलब आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि ऊपर जो एडजस्टमेंट होता है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट जो होता है, या फिर यहाँ पे जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग का जो एडजस्टमेंट होता है, वो तभी होगा अगर कोई चीज़ आपके पीएल में ऐड या लेस हो रखा है ऑलरेडी। तो अगर वो पीएल में ही नहीं आया, अगर वो पीएल में आ ही नहीं रखा है, तो आपको एडजस्ट क्यों करना, राइट। अगर वो पीएल में है ही नहीं, जैसे इंश्योरेंस क्लेम यहाँ था ही नहीं, तो मैंने एडजस्ट नहीं किया। अर्थक्वेक का खर्चा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने नहीं किया। अगर यहाँ दिखाई देता तो मुँह से भी एडजस्ट करता कि भाई ये अर्थक्वेक है, लेकिन ये बिज़नेस का खर्चा नहीं है भाई,
इसे माइनस क्यों कर रखा है, इसे ऐड करो, यहाँ जाके माइनस करेंगे हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस बोल के। समझ में आ रहा है? ये जो आइटम अपना निकल के आएगा इसे हम बोलेंगे कैश जनरेटेड और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जनरेटेड लिखेंगे, या फिर कैश फ्रॉम भी लिख सकते हो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीधा। और माइनस में आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसे बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे। तो ये हमारा एक एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, बहुत सिंपल है ना। फिक्स एसेट खरीदोगे तो माइनस, इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो माइनस, कुछ भी इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा आएगा प्लस, और इनसे जो इनकम होता है रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल, ये सारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब मैं फाइनेंसिंग की बात करूँगा, जब आप शेयर्स इशू करोगे, डिवेंचर्स इशू करोगे, लोन लोगे तो पैसा आएगा तो प्लस। जब आप डिवेंचर्स रिडीम करोगे, शेयर्स का बाईबैक करोगे, शेयर्स वापस खरीद लोगे, लोन को रिपे कर दोगे तो पैसा जाएगा। और ये सब लोन वोन फाइनेंसिंग की वजह से क्या होता है, बिजनेस को खर्चा होता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है, तो वो सब आपका खर्चा है, वो माइनस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, सॉरी। तो ये दो आइटम, इसका परचेज, सेल और इससे रिलेटेड इनकम सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ये दो आइटम, इसका रिलेटेड पैसा आना जाना और इससे रिलेटेड जो खर्चा है वो सब फाइनेंसिंग में आएगा। बाकी जितना भी आइटम बिजनेस में होता है वो सारा ऑपरेटिंग में आएगा। अगर वो प्योर ऑपरेटिंग है तो यहाँ पे आ जाएगा, और वो ऑपरेटिंग भी नहीं है तो हम लोग उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल के अलग से दिखाएंगे। क्लियर? तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास करने से पहले इसे अच्छे से देखना। ये करने के बाद एक बार वापस से इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखना, फिर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आप लॉजिकल वे में, जिस वे में मैंने बताया उस हिसाब से सोचोगे तो, नहीं तो फिर आपको अगर रट्टाफिकेशन पे जाना है तो आपके स्कूल टीचर्स ने करवाया ही होगा, है ना। समझ तो मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी रटने की अगर आपने लॉजिकली समझा है। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लेवल पे। अगर मैं 12 के लेवल पे सोचूँ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर मैं CA लेवल पे समझाऊंगा तो नहीं, तब समझ में आएगा बच्चे लोगों को, ठीक है ना। तो एक बार देख लो बस अच्छे से इसको, ये फॉर्मेट एक बार डाइजेस्ट हो जाए तो हाँ, फिर हम लोग आगे बढ़ सकेंगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।